जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। दर्जनों लेजर डॉट्स उसके शरीर पर टिके हुए थे और उसके ठीक सामने टाइप 99 टैंक की विशाल गन सीधे उसके सिर की तरफ थी। सिर्फ 20 मीटर की दूरी से एक टैंक की गन का सामना करना, ये कोई मुकाबला नहीं था, ये खौफ था। साइरस ने धीरे से अपने हाथ ऊपर उठाए और घुटनों के बल बैठ गया। मैं सरेंडर करता हूँ। 10 मिनट बाद बेस जीरो के इंट्रोगेशन रूम में साइरस और उसकी टीम को कुर्सियों से बांध दिया गया था। जब मैं अंदर गया, साइरस सिर झुकाए बैठा था। रायन ने चिल्लाकर कहा, ऊपर देखो। साइरस ने सिर उठाया और मुझे देखा। मैं मुस्कुराया। मेरा नाम इथन है, मैं इस जगह का मालिक हूँ। सच कहूँ तो मुझे तुम्हारी एबिलिटीज में काफी दिलचस्पी है। मैंने पास के शीशे की तरफ इशारा किया जहां सोफिया अपना इक्विपमेंट चेक कर रही थी। मेरी चीफ साइंटिस्ट को कुछ जिंदा सैंपल्स चाहिए। अब ये तुम पर है कि तुम लैब में एक चूहा बनना चाहते हो या हमारे लिए ईंटें ढोने वाले कैदी। अब मुझे बताओ, तुम्हारे सिंडिकेट के लोगों ने यहाँ भेजते वक्त क्या कहा था? 1 घंटा बीत चुका था। सोफिया एक रिपोर्ट लेकर मेरे पास आई। रिपोर्ट आ गई है इथन। ये जो खुद को इवॉल्व्ड कहते हैं, ये सब एक धोखा है। उसने माइक्रोस्कोपिक इमेज की तरफ इशारा किया। इनकी सेल्स की एक्टिविटी आम इंसान से 5 गुना ज्यादा है, लेकिन ये कोई इवोल्यूशन नहीं है। जी वायरस उनकी सेल्स को जबरदस्ती जला रहा है। ये ऐसा है जैसे किसी इंजन में जरूरत से ज्यादा फ्यूल डाल दिया जाए। इस रफ्तार से ये लोग 3 से 5 साल से ज्यादा नहीं जिएंगे। इनके अंग काम करना बंद कर देंगे और ये ज़ॉम्बी बन जाएंगे। मैंने अपनी भौहें सिकोड़ी। इसका मतलब वॉर्टेक्स सिंडिकेट सिर्फ कठपुतलियां बना रहा है, सोफिया ने कहा। कठपुतलियां ही नहीं, ये चलते फिरते बायोकेमिकल बम है। वो लियो नाम का आदमी लोगों को इस्तेमाल करके फेंक रहा है। मैं मुस्कुराया। ये जानकारी किसी भी मैप से ज्यादा कीमती है। मैं इंट्रोगेशन रूम में गया और साइरस के सामने रिपोर्ट फेंक दी। इसे देखो, ये तुम्हारी मेडिकल रिपोर्ट है। तुम्हारे पास 3 साल से भी कम का वक्त बचा है। साइरस कांपते हुए बोला, क्या इसका क्या मतलब है? मैंने कहा, इसका मतलब है कि जिसे तुम वरदान समझ रहे थे, वो तुम्हारी मौत की सजा है। वो सीरम तुम्हारी जिंदगी को खत्म कर रहा है। तुम ताकतवर नहीं हो रहे, तुम बस अंदर से जल रहे हो। साइरस चिल्लाया, झूठ! तुम मुझे तोड़ना चाहते हो। मैं ठंडे अंदाज में हंसा। क्या तुम्हें महसूस नहीं होता हर बार अपनी पावर इस्तेमाल करने के बाद कि वो कमजोरी, रात में हड्डियों का वो दर्द और वो खून की प्यास जिसे तुम रोक नहीं पाते? साइरस एकदम पीला पड़ गया। मैंने उसके सबसे गहरे डर पर चोट की थी। उसका भरोसा टूट चुका था। मैंने अपनी टोन बदली। सब कुछ बुरा नहीं है। अगर तुम साथ दो तो डॉक्टर सोफिया शायद इसे रोकने का कोई रास्ता निकाल ले। तुम एक आम इंसान की तरह जी सकोगे। साइरस ने मेरी तरफ देखा। तुम क्या चाहते हो? मुझे वाटर प्यूरिफिकेशन प्लांट नंबर 3 की हर जानकारी चाहिए। डिफेंस मैप, गार्ड्स की पोजीशन और वो लियो कहाँ छिपा है। मुझे सब कुछ बताओ। आधे घंटे बाद कमांड सेंटर की बड़ी स्क्रीन पर उस प्लांट का पूरा नक्शा था। जनरल मार्क्स ने उसे ध्यान से देखा और बोले, मानना पड़ेगा, ये काफी मुश्किल मिशन होने वाला है। उनका चेहरा काफी गंभीर था। 3 डिफेंस लाइंस, 2000 से ज्यादा गुलाम जिन्हें वो मीट शील्ड की तरह इस्तेमाल करने वाले थे, और 300 पूरी तरह से हथियारों से लेस प्राइवेट सोल्जर्स। सिर्फ मॉडिफाइड आर्मर्ड व्हीकल्स ही नहीं, उन्होंने एक आर्म्ड हेलीकॉप्टर भी छिपा रखा है। ये अपोकेलिप्स से पहले का एक स्टॉर्म क्लास लाइट टिल्टर रोटर है। इसकी फायर पावर बहुत खतरनाक है, लेकिन इनके पास स्पेशल हाई एनर्जी सॉलिड स्टेट फ्यूल की कमी है। एक बार की उड़ान में इनके गोदाम का आधा फ्यूल खत्म हो जाता है, इसलिए ये इसका इस्तेमाल कम ही करते हैं। मैंने आगे बताया, साइरस के मुताबिक उन 300 प्राइवेट सोल्जर्स के अलावा वॉर्टेक्स सिंडिकेट की कोर कॉम्बैट फोर्स में लगभग 50 इवॉल्व्ड लोग भी शामिल हैं। सबसे ताकतवर उनका सिक्योरिटी चीफ बुचर है, जिसे टीयर टू स्ट्रेंथ एनहांसर कहा जाता है। वो अपने खाली हाथों से कार पलट सकता है। रायन ने बीच में टोकते हुए कहा, एक हैवी मशीन गन के सामने कार पलटने की कोई टेक्टिकल वैल्यू नहीं है। असली मुद्दा यह है कि वाटर सप्लाई उनके कंट्रोल में है। जनरल मार्क्स ने नक्शे के बीच में बने वाटर प्यूरिफिकेशन चैम्बर की तरफ इशारा किया। अगर हमने सीधा हमला किया तो वो पागल लियो प्यूरिफिकेशन इक्विपमेंट को उड़ा सकता है या पानी में जहर मिला सकता है। रिजमोंड सिटी में यही इकलौता काम करने वाला गहरा कुआं है। हमारे फ्यूचर के लिए ये बहुत कीमती रिसोर्स है, इसलिए हम जबरदस्ती अंदर नहीं घुस सकते। तो क्या हमें उन्हें चकमा देना होगा? मैंने पूछा। जनरल मार्क्स ने अपना सिर हिलाया। उनकी आंखों में एक चमक थी। डिकैपिटेशन? उन्होंने नक्शे पर एक लाल लकीर खींची जो सीधे वॉटेक्स सिंडिकेट की एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग की तरफ जा रही थी। स्पेशल फोर्सेस अंदर घुसेंगी और साथ ही सामने से एक छोटा हमला भी होगा। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाए, हम उनके कमांड हेडक्वार्टर को खत्म कर देंगे। जनरल मार्क्स मेरी तरफ मुड़े। ईथन, क्या तुम कॉम्बैट में डुअल वर्ल्ड गेट के स्पेशल एंकर रिलोकेशन को टेस्ट नहीं करना चाहते थे? मैं एक सेकंड के लिए ठिठक गया, फिर मेरी आंखें चमक उठी। सर, क्या आप कह रहे हैं
कि हम सीधा उनके हेडक्वार्टर के अंदर गेट खोल दें। जनरल मार्क्स ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जैसे कि सीधा लियो के ऑफिस के बगल में। मैंने नक्शे को देखा और एक गहरी सांस ली। ये सिर्फ डिकैपिटेशन नहीं था, ये तो उनके घर में घुसकर उनकी गर्दन पर तलवार रखने जैसा था। चलिए इसे करते हैं, मैंने टेबल पर हाथ मारते हुए कहा। यह इतिहास का सबसे बेशम स्पेशल ऑप्स मिशन होने वाला था। रिजमोंड सिटी में देर रात का वक्त था और आसमान से अभी भी काली बारिश हो रही थी। वाटर प्यूरिफिकेशन प्लांट नंबर 3 से करीब 2 किलोमीटर दूर एक सुनसान सबवे एंट्रेंस पर 12 लोगों की एक एलिट टीम अंधेरे का फायदा उठाकर आगे बढ़ रही थी। फॉर्मेशन के ठीक बीच में मैं था, जिसे चारों तरफ से गार्ड किया जा रहा था। और कितनी देर? मैंने धीमी आवाज में पूछा। भारी बम सूट पहनने और हाथ में सबमशीन गन होने के बावजूद मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। आखिर मैं दुश्मन के इलाके में काफी अंदर आ चुका था। इस मेंटेनेंस टनल के जरिए हम वाटर प्लांट के अंडरग्राउंड पंप रूम तक पहुंच जाएंगे। आगे चल रहा गाइड साइरस था, जो पहले नाइट कैप्टन था और अब एक कैदी। वो पंप रूम काफी समय से बंद है। वो ठीक उसी एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग के नीचे है जहां लियो का ऑफिस है। पूरी बेस में वही एक ब्लाइंड स्पॉट है। रायन की गन की बैरल हर वक्त साइरस की पीठ पर टिकी थी। उसने ठंडी आवाज में कहा, दुआ करो कि ये टनल ढही ना हो, वरना सबसे पहले तुम ही इसमें दफन होगे। साइरस ने एक कड़वी मुस्कान दी और कोई जवाब नहीं दिया। 10 मिनट बाद हम एक मोटी कंक्रीट की दीवार के पास पहुंचे। यही वो जगह है। साइरस ने ऊपर इशारा किया। हमारे ऊपर एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग का बेसमेंट है। इस दीवार के पीछे बैकअप जनरेटर रूम हुआ करता था। वहां काफी जगह है। मैं आगे बढ़ा और ठंडी दीवार को छुआ। कंपेटिबल एंकर सबस्ट्रेट डिटेक्टेड। इनिशिएट गेट डिप्लॉयमेंट। इसे ले जाओ और कड़ी नजर रखो। मैंने मुड़कर ऑर्डर दिया। टीम के 2 मेंबर्स ने तुरंत साइरस के सिर पर हुड डाला और उसे वहां से हटा दिया। जब कंफर्म हो गया कि वहां कोई फालतू इंसान नहीं है, तो मैं पीछे मुड़ा। मैंने एक गहरी सांस ली और रायन और अपने पीछे खड़ी स्पेशल फोर्सेस को देखा। जनरल मार्क्स ने मेरे खुद रिस्क लेने का विरोध किया था, लेकिन स्पेशल एंकर रिलोकेशन के लिए होस्ट का वहां होना जरूरी था। यह रिस्क मुझे लेना ही था। सब तैयार हो जाओ। मेरी आवाज में थोड़ा तनाव था, लेकिन इरादा पक्का था। स्पेशल फोर्सेस तुरंत फैल गईं और एक डिफेंसिव घेरा बना लिया। मैंने अपनी आंखें बंद की और मेंटल कमांड के जरिए सिस्टम से कनेक्ट किया। डिप्लॉय। उस अंधेरे अंडरग्राउंड स्पेस में अचानक एक गहरी नीली रोशनी चमक उठी। सबके सामने हवा में 5 मीटर चौड़ी और 4 मीटर ऊंची एक रेक्टेंगुलर लाइट स्क्रीन दिखाई देने लगी। जैसे ही गेट ने अपना शेप लिया, दूसरी तरफ से एक ठंडी और जानलेवा और अब बाहर आने लगी। स्टील और बारूद की महक। ऑपरेशन थंडर क्लैप। गेट के दूसरी तरफ से जनरल मार्क्स की दमदार आवाज गूंजी। अटैक। बूम बूम बूम। एक साथ कदमों की आवाज युद्ध के नगाड़ों की तरह गूंज रही थी। सबसे पहले 3 लिंक्स ऑल टेरन असॉल्ट व्हीकल्स बाहर निकले। उनकी छतों पर लगी रिमोट वेपन स्टेशंस जानलेवा ठंडी चमक दे रही थी। उनके ठीक पीछे स्पेशल फोर्सेस की 2 पूरी प्लाटून उस छोटे से अंडरग्राउंड स्पेस में काली लहर की तरह भर गई। वो बड़ा सा बेसमेंट पल भर में अर्थ से आए लोहे के सैलाब से भर गया। मैं जल्दी से एक तरफ हट गया और इस हैरान कर देने वाले नज़ारे को देखने लगा। मेरा सारा डर गायब हो गया और उसकी जगह एक अजीब सा रोमांच भर गया। यही ताकत होती है जब एक पूरा देश आपके पीछे खड़ा हो। कोई भी अपोकेलिप्स वॉरलॉर्ड हो या कोई इवॉल्व एक मॉडर्न ऑर्गेनाइज्ड मिलिट्री के सामने उनकी कोई औकात नहीं है। ठीक इसी वक्त एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग की तीसरी मंजिल पर सीईओ के ऑफिस में लियो अपनी डेस्क पर पैर रखकर रेड वाइन का मजा ले रहा था। साइरस अभी तक वापस नहीं आया। उसने अपने डिप्टी से पूछा। अभी नहीं बॉस, लेकिन कुछ देर पहले उस तरफ से गोलियों की आवाज आई थी। शायद उस कैंप वालों ने थोड़ा विरोध किया होगा, डिप्टी ने चापलूसी करते हुए कहा। साइरस भरोसेमंद है, फिक्र मत कीजिए बॉस। सूरज निकलने से पहले कैंप का सामान और वो खूबसूरत लड़की दोनों आपके बिस्तर पर होंगे। होने ही चाहिए। लियो ठंडी हंसी हंसा। आजकल हालात ठीक नहीं है। मैंने सुना है कि वेस्ट की तरफ सेवियर आर्मी फिर से हलचल कर रही है। अगर साइरस इस बार कुछ अच्छा लाया तो हमारे हथियारों के लिए ये परफेक्ट होगा। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करता, एक भयानक गर्जना हुई, जैसे जमीन के नीचे कोई ड्रैगन जाग गया हो। पूरी एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग बुरी तरह हिल गई। टेबल पर रखा वाइन का गिलास गिर गया। ये क्या हो रहा है? क्या भूकंप आया है? लियो डर के मारे उछल पड़ा। बॉस। वॉकी टॉकी से नीचे के गार्ड्स की चीखने की आवाज आई। बेसमेंट। बेसमेंट में अभी धमाका हुआ है। क्या? नहीं, धमाका नहीं, वहां गाड़ियां हैं। बेसमेंट से टैंक बाहर निकल रहे हैं। क्या तुम पागल हो गए हो? लियो चिल्लाया। बेसमेंट में टैंक कहां से आएंगे? क्या उन्हें चूहों ने खोदा है? लेकिन अगले ही पल वो और कुछ नहीं बोल पाया। नीचे लॉबी में हैवी मशीन गन की गूंज सुनाई देने लगी, जिसके बाद धमाके और चीखें आने लगी। वह एक मेटल स्टॉर्म था जो रास्ते में आने वाली हर चीज को तबाह कर रहा था। बॉस, वो ऊपर आ रहे हैं। वो बहुत तेज हैं। वो स्पेशल फोर्सेस हैं, असली स्पेशल फोर्सेस।
वॉकी टॉकी की आवाज अचानक कट गई। लियो का चेहरा पल भर में सफेद पड़ गया। कांपते हाथों से उसने दराज से एक डेजर्ट ईगल गन निकाली और दरवाजे की तरफ लपका। अगले ही पल भारी लकड़ी का दरवाजा एक टैक्टिकल बूट की किक से टूटकर गिर गया। लकड़ी के टुकड़े उड़ने लगे और दो फ्लैश बैंग्स अंदर आ गिरे। उस अंधी कर देने वाली सफेद रोशनी और कान फाड़ देने वाले शोर ने लियो के होश उड़ा दिए। वो जमीन पर गिर पड़ा। जब उसकी आंखों की रोशनी थोड़ी वापस आई तो उसने महसूस किया कि कई ठंडी गन बैरल्स उसके माथे पर टिकी हुई है। उसके कान के पास एक ठंडी आवाज आई, लियो, सही कहा ना। अगर अपना सिर नहीं उड़वाना चाहते तो अपने आदमियों से कहो कि हथियार डाल दे। लियो ने अपनी आंसू भरी आंखें खोलने की कोशिश की और हथियारों से लैस सैनिकों का एक ऐसा ग्रुप देखा जिसे देखकर वो पूरी तरह से टूट गया। इन सैनिकों के पीछे हैवी बम गियर पहने एक इंसान फेस शील्ड के पीछे से उसे ठंडी नजरों से देख रहा था। यह नामुमकिन है। लियो के गले से एक बेबस आवाज निकली, कहाँ से? तुम सब आखिर आए कहाँ से? मैं आगे बढ़ा और इस अपोकलिप्स वॉरलॉर्ड को नीचे देखते हुए अपने पैरों के नीचे की जमीन की तरफ इशारा किया और मुस्कुराया। तुम्हें शायद यकीन नहीं होगा, पर हम तुम्हारे बेसमेंट से उगे हैं। लड़ाई जल्दी खत्म हो गई, लेकिन उसके बाद की सफाई बहुत मुश्किल थी। जब सूरज की पहली किरण वाटर प्यूरिफिकेशन प्लांट नंबर 3 पर पड़ी तो हिंसा और डर के साए में रहने वाला यह किला आखिरकार शांत हो गया। प्लाजा में वॉर्टेक्स सिंडिकेट के वो घमंडी सैनिक अब अपने सिर पर हाथ रखकर जमीन पर बैठे थे। चुपचाप बैठे रहो, हिलना मत। एक स्पेशल फोर्स सोल्जर ने अपनी राइफल के बट से उस सैनिक को मारा जो चाकू निकालने की कोशिश कर रहा था। वह आदमी डर के मारे कांपने लगा। ये नज़ारा पास में बैठे 2000 से ज्यादा सर्वाइवर्स देख रहे थे। उनकी सूनी आंखों में डर के अलावा अब एक हैरान कर देने वाला शौक था। उन्हें लगा था कि नए कब्जे करने वाले लोग फिर से कत्लेआम मचाएंगे। लेकिन जैसा उन्होंने सोचा था वैसा कुछ नहीं हुआ। न कोई कोड़े चले, न गालियां दी गई। इसके बजाय वहां से ऐसी खुशबू आने लगी जिसने उनकी भूख जगा दी। यह किसी म्यूटेंट मीट के जलने की बदबू नहीं थी, बल्कि चावल के ताज़ा दलिया की खुशबू थी। क्या क्या यह चावल के दलिया की खुशबू है? भीड़ के एक कोने में एक बूढ़े आदमी की आंखों में अचानक चमक आ गई। वह प्लाजा के दूसरी तरफ देख रहा था, जहां प्रोटेक्टिव सूट्स पहने सैनिक बड़े बड़े स्टील के कंटेनर्स उतार रहे थे। जैसे ही ढक्कन खुले, सफेद भाप हवा में फैल गई। इन लोगों के लिए, जिन्होंने 12 साल इस तबाही में बिताए थे, यह भाप किसी नशे से भी ज्यादा कीमती थी। खाना बांटने वाले सैनिक ने लाउडस्पीकर पर कहा, लाइन बना लो, सबके लिए काफी खाना है। वह आवाज इतनी शांत और सुलझी हुई थी कि सर्वाइवर्स को लगा जैसे वो कोई जन्नत का संगीत सुन रहे हो। पहले बुजुर्ग और बच्चे, धक्का मत देना, खाना बहुत है। जिसे इलाज की जरूरत है वो बाईं तरफ के मेडिकल टेंट में जाए। भीड़ में थोड़ी हलचल हुई, लेकिन हथियारों से लैस सैनिकों को देखकर वो पीछे हट गए। क्या आप सच में हमें ये दे रहे हैं? एक छोटी बच्ची ने पास आते सैनिक को डर और उम्मीद भरी नजरों से देखा। सैनिक नीचे झुका, अपनी जेब से एक सॉसेज निकाला और उसे दे दिया। खाओ, अब तुम्हें भूखा नहीं रहना पड़ेगा। उसी पल उस बच्ची की माँ फूट फूट कर रोने लगी। वो रोना पूरी भीड़ में फैल गया। 2000 से ज्यादा सर्वाइवर्स उस दलिया को देखकर अपने आंसू नहीं रोक पाए। यह उनके 12 साल का जमा हुआ दुख था और अब मिली राहत के आंसू थे। एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग के पीछे अंडरग्राउंड एक्सपेरिमेंटल जोन में माहौल बिल्कुल अलग था। ये नर्क के अवशेष जैसा था। ये जानवर, सोफिया एक कमरे के अंदर खड़ी थी जिस पर प्यूरिफिकेशन रूम लिखा था। उसके हाथ में मौजूद इलेक्ट्रॉनिक नोटबुक उसके गुस्से के कारण चरमरा रही थी। वह कमरा कांच के बड़े जार से भरा था, जिनमें कोई नमूने नहीं बल्कि इंसान थे। वो लोग जिनका शरीर जबरदस्ती क्रिस्टल कोर एक्सट्रैक्ट इंजेक्ट करने की वजह से म्यूटेट हो गया था और अब वो मर चुके थे। तो यही है इनका सो कहा जाने वाला गॉड मेकिंग प्रोजेक्ट। रायन सोफिया के पीछे खड़ा होकर उस नर्क को देख रहा था। उसकी आवाज बहुत ठंडी थी। जिंदा इंसानों को लैब रैट्स की तरह इस्तेमाल करना ताकि वायरस की लिमिट चेक की जा सके। सिर्फ टेस्टिंग नहीं, सोफिया ने एक खून से सनी एक्सपेरिमेंटल जर्नल की तरफ इशारा किया। वो इवॉल्व्ड लोगों को मास प्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे थे। लियो का मानना था कि अगर सैंपल बड़ा होगा तो वो कुछ ऐसे सन्स ऑफ गॉड ढूंढ पाएंगे जो वायरस के साथ रह सके, और नाकामयाब लोग इन जार में बंद है। उस जर्नल में डेटा की लंबी लाइनें थी। सब्जेक्ट 074, 10 ml टियर 1 क्रिस्टल कोर एक्सट्रैक्ट, भयानक रिएक्शन, मौत। सब्जेक्ट 1 2 5 ml टियर 2 एक्सट्रैक्ट, हड्डी का मेटल में बदलना। पर सब्जेक्ट पागल हो गया, खत्म कर दिया गया। हर लाइन के पीछे एक जिंदा इंसान की जान थी। इन सारे मटेरियल्स को सुरक्षित करो, सोफिया ने अपनी घृणा को दबाते हुए कहा। यह क्रूर है, लेकिन ये डेटा हमारी वैक्सीन रिसर्च और क्रिस्टल कोर के सही इस्तेमाल के लिए बहुत कीमती है। हम उनकी मौत को बेकार नहीं जाने दे सकते, समझ गया? और इन कचरे के टुकड़ों का क्या? रायन ने कोने में कांप रहे रिसर्चर्स की तरफ इशारा किया। सोफिया ने उन्हें एक ठंडी नजर दी।
इन्हें सर्वाइवर्स के हवाले कर दो। मुझे यकीन है कि जिन परिवारों ने अपने अपनों को खोया है वो इनके साथ अपने एक्सपेरिमेंटल इंसाइट्स शेयर करना पसंद करेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग की टॉप फ्लोर पर सीईओ का ऑफिस अब मेरा टेम्पररी कमांड पोस्ट बन चुका था। मैं खिड़की के पास खड़ा होकर नीचे लोगों की कतारों और सफाई करती मशीनों को देख रहा था। यह सभ्यता को फिर से बनाने का पहला कदम था। जनरल मार्क्स मेरे डेस्क की स्क्रीन पर दिखाई दिए। इथन, तुमने बेहतरीन काम किया है। तुमने सिर्फ इलाका नहीं जीता बल्कि उनका दिल भी जीता है। कभी कभी एक कटोरा गर्म दलिया गन और टैंकों से बेहतर काम करता है। मैं सहमत हूँ, मैंने कहा। लेकिन इस भरोसे को बनाए रखने के लिए हमें सिर्फ खाने से ज्यादा की जरूरत है। क्या रिसोर्स इन्वेंट्री पूरी हो गई? अभी गिनती जारी है। जो मिला है वो उम्मीद से कहीं ज्यादा है। मैं पास में खड़ी लॉजिस्टिक्स ऑफिसर की तरफ मुड़ा। सर, शुरुआती लिस्ट तैयार है। उसने एक टेक्टिकल टैबलेट मुझे दिया। सबसे पहले सोना। लियो ने अपने अंडरग्राउंड वॉल्ट में करीब 21 टन सोना जमा कर रखा था। मैंने सिर हिलाया। यह सोना असली दुनिया में लगभग 1 बिलियन फंड्स के बराबर है। प्रोजेक्ट स्टारफायर की शुरुआती फंडिंग के लिए ये काफी है। अगला है टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट। ऑफिसर ने 3 सिल्वर ब्रीफकेस की तरफ इशारा किया। ये सबसे बड़ा सरप्राइज है। लियो के प्राइवेट कलेक्शन में हमें ये मिलिट्री ग्रेड टेक्टिकल टैबलेट्स और एक पोर्टेबल सर्वर मिला है। मैंने एक टैबलेट उठाया और उसे चलाया। सिस्टम एकदम स्मूथ था। इससे हमारी एक बड़ी मुश्किल हल हो जाएगी। मेरी आंखें चमक उठी। रिजमोंड सिटी के नेटवर्क प्रोटोकॉल्स और मैप्स के साथ हम शायद शहर के कुछ बंद पड़े सिस्टम्स को फिर से चालू कर सके। और आखिर में सबसे जरूरी, ऑफिसर ने अपनी आवाज धीमी की और बीच वाला ब्लैक एंड गोल्ड ब्रीफकेस खोला। पल भर में पूरा ऑफिस एक लाल रोशनी से भर गया। क्रिस्टल कोर्स वॉर्टेक्स सिंडिकेट ने सालों से जो कुछ भी जमा किया था वो सब यहाँ था। केस के अंदर 30 से ज्यादा खून जैसे लाल टियर 2 क्रिस्टल कोर्स थे और 400 से ज्यादा टियर 1 कोर्स। हाई प्योरिटी एनर्जी सोर्स डिटेक्टेड। टियर 2 बायो क्रिस्टल कोर्स डिटेक्टेड क्वांटिटी 32। टियर 1 बायो क्रिस्टल कोर्स डिटेक्टेड क्वांटिटी 415। एस्टिमेटेड कन्वर्टिबल एनर्जी टियर 2 से 4800 पॉइंट्स प्लस टियर 1 से 4980 पॉइंट्स। करंट एनर्जी रिजर्व्स 9780। मैं अपनी रेटिना पर फ्लैश हो रहे सिस्टम डेटा को देखता हूँ। मेरी सांसें एक पल के लिए थम जाती है। लगभग 10,000 पॉइंट्स। सिर्फ एक रीजनल वॉरलॉर्ड को खत्म करने से लेवल 3 पर अपग्रेड करने के लिए जरूरी 90% एनर्जी मिल गई है। इतने बड़े एनर्जी रिजर्व के साथ अब मैं ऑफिशियली लोडेड हूँ। अब मैं बिना किसी हिचकिचाहट के मेटर ट्रांसपोर्ट चैनल खोल सकता हूँ और नॉन स्टॉप भारी इक्विपमेंट यहाँ ला सकता हूँ। मैं जब चाहूँ स्पेशल एंकर रिलोकेशन का इस्तेमाल कर सकता हूँ और जंग की आग को किसी भी दुश्मन के दरवाजे तक पहुंचा सकता हूँ। सिर्फ यही नहीं, हमें लियो के कंप्यूटर में कुछ और भी मिला है। लॉजिस्टिक्स ऑफिसर एक धुंधला सैटेलाइट मैप सामने लाती है। ये रिजमोंड सिटी और उसके आसपास के इलाकों का फैक्शन डिस्ट्रीब्यूशन मैप है, जिसमें 2 बहुत ही क्रिटिकल कोऑर्डिनेट्स मार्क किए गए हैं। वो मैप के किनारे पर एक रेड डॉट की तरफ इशारा करती है। पहला है शहर के वेस्ट साइड में लाइट हाउस कैंप। नोट्स के मुताबिक वहां एपोकेलिप्स से पहले के बहुत सारे साइंटिस्ट जमा है और उनके पास इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की अच्छी खासी काबिलियत है। मेरी आंखें चमक उठती हैं। ये सोफिया का घर है। और दूसरा, लॉजिस्टिक्स ऑफिसर अपनी उंगली शहर के सेंटर की तरफ ले जाती है, जहां एक हिस्सा गहरे लाल रंग से ढका हुआ है। दूसरा है रिजमोंड सेंट्रल हॉस्पिटल। वॉर्टेक्स सिंडिकेट ने मैप पर इसे एक बड़े से स्कल सिंबल के साथ मार्क किया है और इसे फॉरबिडन जोन लेबल किया है। लेकिन उस लेबल के नीचे एक छोटी सी लाइन लिखी है। वो इमेज को एनलार्ज करती है और उसे जोर से पढ़ती है। सस्पेक्टेड लोकेशन ऑफ टियर 4 म्यूटेंट हाइव, क्रिस्टल कोर रिजर्व्स इमेजरेबल। ऑफिस में सन्नाटा छा जाता है। मैं उस लाल स्कल मार्किंग को देखता हूँ, जैसे मैं स्क्रीन के पार से उस दहशत को महसूस कर पा रहा हूँ। एक टियर 4 हाइव अगर एक टियर 2 क्रिस्टल कोर 150 एनर्जी पॉइंट्स देता है तो एक टियर 4 लगता है हमारा अगला टारगेट। अब सर है स्क्रीन के दूसरी तरफ से जनरल मार्क्स से सन्नाटे को तोड़ते हैं। लेकिन उससे पहले हमें इस ऑपरेशन से मिली जीत को बचाना होगा। कदम जमाकर संभल कर आगे बढ़ो। मैं सिर हिलाता हूँ और अपनी नजर वापस खीदकी के बाहर ले जाता हूँ। अब ये जगह वॉर्टेक्स सिंडिकेट के शैतानों का अड्डा नहीं रही। ये फॉरवर्ड बेस 1 है। उम्मीद की इस दुनिया में फिर से जलाई गई इंसानी सभ्यता की पहली मशाल। मैं एक गहरी सांस लेता हूँ। मुझे पता है कि यह खेल अभी शुरू ही हुआ है, लेकिन अब मैं वो मामूली सा कांपता हुआ नौजवान नहीं हूँ। मेरे पीछे एक ताकतवर देश खड़ा है। सभी यूनिट्स ध्यान दें। स्क्रीन पर जनरल मार्क्स की दमदार आवाज गूंजती है, जो कब्जे के बाद पहला ऑफिशियल मिलिट्री ऑर्डर जारी कर रहे हैं। लेवल 1 कॉम्बैट रेडीनेस खत्म। सभी यूनिट्स कंस्ट्रक्शन मोड में आ जाए। 24 आवर्स के अंदर एक डिफेंसिव पेरीमीटर तैयार करें। और एक और बात, जनरल मार्क्स स्क्रीन पर मुझे देखते हैं, उनका लहजा थोड़ा नरम हो जाता है।
मेस स्क्वाड को इन्फॉर्म करो, आज रात एक्स्ट्रा राशन दिया जाएगा। फॉरवर्ड बेस 1 पर अनलिमिटेड ड्रेस्ड पोर्क। सभ्यता का मतलब मुफ्त का खाना नहीं होता। जनरल मार्क्स और मैं दोनों ही ये बात अच्छी तरह समझते हैं। एपोकैलिप्स में बिना मेहनत के मिली मदद सिर्फ आलसियों को जन्म देती है। एक फेयर एक्सचेंज सिस्टम बनाकर ही हम इस मरी हुई सोसाइटी में फिर से जान फूंक सकते हैं। सभी लोग ध्यान दें। भारी लाउडस्पीकर से एक साजर और पावरफुल अनाउंसमेंट गूंजती है। 16 से 55 ईयर्स के सभी स्वस्थ एडल्ट्स आइडेंटिटी रजिस्ट्रेशन और लेबर असाइनमेंट के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग के सामने वाले प्लाजा में रिपोर्ट करें। रिपीट कर रहा हूँ, आइडेंटिटी रजिस्ट्रेशन और लेबर असाइनमेंट के लिए रिपोर्ट करें। भीतर में ज्यादा हलचल नहीं है। उनकी इकलौती चिंता यह है कि क्या नए मालिक उन्हें वॉटेक्स सिंडिकेट से भी ज्यादा टॉर्चर करेंगे। सैम भीड़ में खेरा घबरा रहा है। वो वाटर प्लांट में एक वेटन इंजीनियर हुआ करता था। 50s में पहुंच चुका ये आदमी वॉटेक्स सिंडिकेट के राज में अपनी टेक्निकल स्किल्स की वजह से जैसे तैसे जिंदा तो बच गया, पर वो सिर्फ गुजारा कर रहा था। सैम, तुम्हें क्या लगता है ये हमसे क्या करवाएंगे? कहीं ये हमें जॉम्बीज के लिए चारे की तरह तो इस्तेमाल नहीं करेंगे? उसके बगल में खदरा एक नौजवान फुसफुसाता है। बकवास मत करो। सैम उसे घूरता है। क्या तुमने कभी लुटेरों को गुलामों को नए कपड़े बांटते देखा है? लाइन धीरे धीरे आगे बढ़ती है। नाम रजिस्टर करने वाला एक जवान सोल्जर है जिसने ब्लैक टैक्टिकल एक्सोस्केलेटन पहना है। उसकी टोन शांत और प्रोफेशनल है। सैम, मैं सैम हूँ। सैम थोड़ा हकलाता है। फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है, सीधे खड़े रहो। सोल्जर उसे ऊपर से नीचे तक देखता है। पहले क्या करते थे? मैं असल में इसी प्लांट में इंजीनियर था। बाद में मैंने वॉटेक्स सिंडिकेट के लिए वाटर पंप और जनरेटर्स रिपेयर किए। इंजीनियर। सोल्जर की आंखें चमक उठती है। वो कुछ सेकंड्स के लिए डिवाइस ऑपरेट करता है। कैमरे की तरफ देखो। एक हल्की नीली रोशनी सेम की आइरिस को स्कैन करती है। आइडेंटिटी प्रोफाइल क्रिएटेड। सैम, उम्र 52, सीनियर टेक्नीशियन, आईडी नंबर 01T042। सोल्जर उसे एक ब्लैक रबर रिस्टबैंड पकड़ाता है। इसे पहन लो, ये बेस पर तुम्हारी पहचान है। यही तुम्हारा वॉलेट है और हेल्थ मॉनिटर भी। वो वॉलेट? सैम हक्का बक्का रह जाता है। एपोकेलिप्स में पैसा तो कब का बेकार रद्दी बन चुका है। बिल्कुल। सोल्जर प्लाजा के सेंटर में लगी विशाल एलईडी डिस्प्ले की तरफ इशारा करता है। बेस 1 पर हम पुरानी दुनिया की करेंसी इस्तेमाल नहीं करते और ना ही हम यहाँ गुलामी करवाते हैं। हम कंट्रीब्यूशन पॉइंट सिस्टम पर चलते हैं। सैम उसकी उंगली का पीछा करता है। स्क्रीन पर कई लिस्टिंग्स चल रही है। फॉरवर्ड बेस 1, मिशन बोर्ड, बेसिक लेबर, बैटलफील्ड क्लीन अप, लाशें उठाना पर टास्क 1 पॉइंट, साथ में बीमारी से बचाव का सब्सिडी, टेक्निकल स्पेशलिस्ट, मशीनरी रिपेयर और इलेक्ट्रीशियन का काम 20 पॉइंट्स पर डे। असेसमेंट जरूरी है, सीनियर टेक्नीशियंस को एक्स्ट्रा सब्सिडी मिलेगी। रिसोर्स गैदरिंग, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड। टीयर 1 क्रिस्टल कोर 100 पॉइंट्स ईच, टीयर 2 क्रिस्टल कोर 1500 पॉइंट्स ईच। स्क्रीन के दूसरी तरफ सप्लाई एक्सचेंज की एक लंबी लिस्ट है। फूड कैटेगरी, चावल का दलिया और स्टीम्ड बंस अनलिमिटेड सप्लाई 50 पॉइंट्स पर सर्विंग। कैंड हैम 10 पॉइंट्स पर कैन, स्पेशल ब्रेस्ड पोर्क कैन 50 पॉइंट्स पर कैन। डेली ज़रूरतें, साबुन और शैम्पू 3 पॉइंट्स पर आइटम। एंटीबायोटिक 50 पॉइंट्स पर पैक। सिगरेट 30 पॉइंट्स पर पैक। सैम फटी आंखों से देखता रह जाता है। वो दिमाग में जल्दी जल्दी हिसाब लगाता है। अगर वो सबसे मुश्किल काम भी करे, लाशें ढोने का, तो दिन की 10 लाशें मतलब 10 पॉइंट्स पेट भर खाने के लिए काफ़ी है। लेकिन अगर वो मैकेनिकल रिपेयर का असेसमेंट पास कर ले, हे भगवान, 20 पॉइंट्स पर डे। इसका मतलब 2 दिन में ब्रेस्ड पोर्क का एक केन। और सबसे बड़ी बात, यहाँ के रूल्स सबके सामने सा है। जब तक आप काम करेंगे, आप एक इंसान की तरह जी पाएंगे। ये बेस नहीं है, ये तो जन्नत है। क्या क्या ये सच है? सेम कांपते हुए पूछता है। सच में ब्रेस्ड पोर्क? तुम हमें काम पर लगाने के लिए झूठ तो नहीं बोल रहे? बिल्कुल सच है। सोल्जर मुस्कुराता है। टेबल के नीचे से ब्रेस्ड पोर्क का एक कैन निकालता है और उसे हिलाता है। जब तक तुम्हारे पास पॉइंट्स हैं, जितना चाहो उतना खाओ। हमारे कमांडर कहते हैं, यहाँ मेहनत ही सबसे बड़ा सम्मान है और जितना ज्यादा काम उतनी ज्यादा कमाई। मुझे साइन करो, मैं पंप ठीक कर सकता हूँ। मैं इस प्लांट का चीफ इंजीनियर था। सैम अपनी कमर सीधी करता है। उसकी आंखों में एक नई चमक है। सिर्फ पंप ही नहीं, मैं जनरेटर्स और ट्रांसफॉर्मर्स भी ठीक कर सकता हूँ। मुझे टूल्स दो, मैं अभी काम शुरू कर सकता हूँ। बेहतरीन। सोल्जर तसल्ली से सिर हिलाता है और रिस्टबैंड में एक कोड डालता है। असेसमेंट के लिए सेक्टर बी में जाओ। एक बार पास हो गए तो तुम्हारी कमाई आज से ही शुरू हो जाएगी। एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग की टॉप फ्लोर पर टेम्परेरी कमांड सेंटर में मैं खीदकी के पास खेड़ा नीचे का नजारा देख रहा हूँ। हर चेहरे से वो सुन्न और मरी हुई मायूसी गायब हो रही है। उसकी जगह एक नई जान ले रही है, जिसे मकसद कहते हैं।
लगता है इंसान हमारी उम्मीद से कहीं ज्यादा जल्दी ढल जाते हैं। मैं हैरान हूँ, सिर्फ ढलते नहीं है, स्क्रीन पर जनरल मार्क्स का होलोग्राम दिखाई देता है। उन्हें एक सिस्टम की तलाश होती है। ये पॉइंट सिस्टम असल में एक भरोसा फिर से खड़ा कर रहा है। जब तक उन्हें यकीन है कि मेहनत का फल मिलेगा, उनकी काम करने की ताकत हैरान कर देने वाली होगी। इसके लिए हमें देश के सप्लाई सपोर्ट का शुक्रिया करना चाहिए। मैं मुस्कुराता हूँ। अगर हमारे पास उन डिब्बाबंद खानों और अनाज के पहाड़ नहीं होते तो मैं ये सिस्टम कभी नहीं चला पाता। ये तो बस शुरुआत है। जनरल मार्क्स का चेहरा गंभीर हो जाता है। देश की एक्सपर्ट टीमों ने तुम्हारे भेजे हुए क्रिस्टल कोर सैंपल्स का शुरुआती एनालिसिस कर लिया है। इन चीज़ों में एनर्जी डेंसिटी बहुत ही ज़्यादा है। अगर हम इनके एनर्जी कन्वर्जन मैकेनिज्म को समझ गए तो ये असली दुनिया की एनर्जी की पूरी तस्वीर बदल देगा। इसलिए ईथन, फॉरवर्ड बेस 1 को हर हाल में बचाना होगा। ये हमारी फ्यूचर एनर्जी माइन है। फिक्र मत कीजिए जनरल मार्क्स। मैं सिर हिलाता हूँ। वैसे डॉक्टर सोफिया कैसी है? वो आपसे भी ज्यादा बिजी है। रायन बीच में बोलता है। उन्होंने अभी सर्वाइवर्स में से 30 से ज्यादा ऐसे लोगों को चुना है जिनका मेडिकल और बायोलॉजी बैकग्राउंड है। और रायन रुकता है। उसके चेहरे पर तारीफ के भाव है। हमारी डुअल वर्ल्ड गेट से सीनियर एकेडमिशियन एक्सपर्ट्स का पहला बैच आ चुका है। एकेडमी ऑफ साइंसेस के उन बूढ़े प्रोफेसर्स ने जैसे ही सोफिया के दिखाए वायरस सैंपल्स और म्यूटेंट टिश्यूज देखे, हर एक प्रोफेसर ऐसे जोश में आ गया जैसे उन्हें एड्रेनालिन का इंजेक्शन दे दिया गया हो। अब वे सब लेवल 2 की BSL-3 लैब में बंद हैं और डॉक्टर सोफिया के ऑर्डर्स मान रहे हैं। वो नज़ारा, वाह! सफ़ेद बालों वाले एकेडमिशियंस का एक ग्रुप एक जवान लगी के इर्द गिर्द खड़ा है। उसे प्रोफेसर कह रहा है और बायोलॉजी के सवाल पूछ रहा है। ये वाकई दिलचस्प है। दूसरों से सीखने के लिए हमेशा कुछ न कुछ होता है। मैं समझदारी से मुस्कुराता हूँ। डॉक्टर सोफिया 12 सालों से इस एपोकेलिप्स में जिंदा है। इस फील्ड में उनका एक्सपीरियंस यकीनन हमसे कहीं ज्यादा है। एक्सपर्ट्स को उनसे सीखने दो और दोनों दुनिया की टेक्नोलॉजी को जितनी जल्दी हो सके जोड़ दो। बस गलती से कोई दूसरा रेजिडेंट इविल मत शुरू कर देना। मैं एक मजाक करता हूँ। रायन मेरी बात को सीरियसली लेता है और लाइन पर आता है। समझ गया एडवाइजर ईथन, आप चिंता ना करें। हम सेफ्टी लाइंस पर कड़ी नजर रख रहे हैं। सभी बाहरी लेबर टीमों को एलीट स्क्वाड्स लीड करेंगे। साथ ही हम उन लोगों पर खास ध्यान दे रहे हैं जो क्रिस्टल कोर्स इकट्ठा करने के लिए खुद आगे आ रहे हैं। ये लोग बाद में हमारी लोकल ऑक्सिलरी फोर्सेस को बढ़ाने के लिए अच्छे कैंडिडेट्स साबित होंगे। रैन सैल्यूट करता है और जाने ही वाला होता है कि तभी कमांड सेंटर की रेड अलर्ट लाइट जल उठती है। एक रडार ऑपरेटर उछलकर खेदा हो जाता है। रिपोर्टिंग सर्विलांस, रडार ने एक एबनॉर्मल सिग्नल डिटेक्ट किया है। रायन और मैं एक साथ मुड़ते हैं और तेजी से इलेक्ट्रॉनिक मैप की तरफ बढ़ते हैं। डायरेक्शन ड्यू वेस्ट, डिस्टेंस बेस से 5 किलोमीटर। पुरानी हाईवे के रास्ते हमारी तरफ हाई स्पीड से बढ़ रहे हैं। ऑपरेटर ड्रोन की रियल टाइम फीड सामने लाता है। स्क्रीन पर 3 मॉडिफाइड ऑफ रोड गादरियों और एक भारी ट्रक का छोटा सा काफिला उस उजागर सड़क पर भागा चला आ रहा है। उनकी बॉडी पर हर तरफ लोहे की प्लेट्स और नुकीले कील वेल्ड किए गए हैं। वेस्ट मेरी भौहें तन जाती है। मेरी नज़र मैप पर एक रेड मार्क वाले एरिया पर टिक जाती है। वो लाइट हाउस कैंप की डायरेक्शन है। हाँ, रायन पहचान कंफर्म करने के लिए जूम करता है। ये लाइट हाउस कैंप का ही काफिला है। जिस तरह से वो गादरी चला रहे हैं, ऐसा नहीं लग रहा कि वो किसी मिशन पर है। वो अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं। स्क्रीन पर काफिला पागलों की तरह इधर उधर मुड़ रहा है, जैसे कोई चीज उनका पीछा कर रही हो। वे चाहे जिस भी वजह से आ रहे हों। मैं अपनी चाय के कप पर पकड़ मजबूत करता हूँ। चूंकि वे आ रहे हैं तो हमें उनका ढंग से स्वागत करना चाहिए। बस ये नहीं पता कि वे दोस्त हैं या दुश्मन। पड़ोसी दरवाजे पर है। हमें अपनी टोन सेट करनी होगी। रायन का चेहरा गंभीर हो जाता है और वो आगे बढ़ता है। एडवाइजर ईथन, डिफेंस की जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दीजिए। चूंकि ये हमारा पहला ऑफिशियल कॉन्टैक्ट है, हमें अपनी सबसे मजबूत मुट्ठी दिखानी होगी। मैं उन 2 टाइप $200 टैंक्स को सीधे मेन गेट पर तैनात करूंगा। IFVs दोनों तरफ रहेंगे। चूंकि वे आ रहे हैं, उन्हें यह समझना होगा कि यहाँ हुक्म किसका चलता। डिप्लोमेटिक कॉन्टैक्ट का पहला स्टेप अपने दांत दिखाना होता है। हमें इन पड़ोसियों को ढंग से बात करना सिखाना होगा। ठीक है, तुम लोगों के रहते मैं बेफिक्र हूँ। फॉरवर्ड बेस 1 के सब लेवल 2 पर सिर्फ 48 आवर्स पहले ये जगह वॉर्टेक्स सिंडिकेट के राज में खून से सनी एक फॉरबिडन जोन थी। लेकिन मेरी इंजीनियरिंग कंपनी की दिन रात की सफाई और मरम्मत के बाद ये पूरे एपोकेलिप्स की सबसे सटीक जगह बन गई है। BSL-3 बायोसेफ्टी लैब। भारी एयर टाइट दरवाजा खुलता है और मैं स्टेराइल सूट पहनकर कोर एरिया में कदम रखता हूँ। वो सैदन वाली बदबू गायब हो चुकी है। उसकी जगह असली दुनिया से भेजे गए टॉप टियर रिसर्च इक्विपमेंट्स ने ले ली है। दर्जनों मशीनें धीरे धीरे आवाज कर रही हैं और एकेडमी ऑफ साइंसेस से भेजे गए
एकेडमिशियन एक्सपर्ट्स का पहला बैच सोफिया के इर्द गिर्द जमा है। डॉक्टर सोफिया, इस सैंपल का आरएनए ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस देखिए। क्या इसमें फ्लू वायरस जैसी कोई समानता हो सकती है? डॉक्टर सोफिया, रिवेचर मसल फाइबर्स में मेटलाइजेशन रिएक्शन के बारे में मेरी एक नई हाइपोथेसिस है। सोफिया की थकान छुपाई नहीं छुप रही, लेकिन वो एक अलग ही जुनून और फोकस में है। प्रोफेसर हेस, वो आरएनए फ्रेगमेंट एक जाल है। जेड वायरस में कमाल का कैमोफ्लॉज छलावरण है। एक बार फिर से रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन रन कीजिए। वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप चलाते हुए ऊपर देखती तक नहीं। रही बात मेटलाइजेशन रिएक्शन की, तो वो सिर्फ टीयर 3 और उससे ऊपर के म्यूटेंट्स की खासियत है। अभी का टीयर 1 सैंपल डेटा काफी नहीं है। बिना सोचे समझे किसी नतीजे पर मत पहुंचिए। जैसे ही वो खरी होती है, उसकी नजर मुझ पर पड़ती है, उसके थके हुए चेहरे पर एक मुस्कान फैल जाती है। तुम यहाँ कैसे? मैं मुस्कुराते हुए पास जाता हूँ और हिचकिचा रहे उन बूढ़े प्रोफेसर्स को अपना काम जारी रखने का इशारा करता हूँ। बस अपने चीफ साइंटिस्ट को देखने आया था। कैसा लग रहा है? नए सेटअप से खुश हो? खुश से कहीं ज्यादा। सोफिया अपने बगल में रखे मास स्पेक्ट्रोमीटर को सहलाती है। उसकी आंखें चमक रही है। ये जन्नत है। लाइट हाउस कैंप के पास एपोकेलिप्स से पहले के कुछ इक्विपमेंट्स तो थे, पर पावर और मेंटेनेंस की कमी की वजह से उनमें से ज्यादातर दम तोड़ चुके हैं। बाकी आए दिन खराब होते रहते हैं, पर यहाँ सब कुछ एकदम नया है। कुछ मॉडल्स तो मेरी याददाश्त के सबसे एडवांस्ड प्री एपोकेलिप्स मॉडल से भी बेहतर है। एक अच्छे कारीगर को अच्छे औजारों की जरूरत होती है। रायन ने मुझे बताया कि तुमने आते ही बहुत बड़ी खबर दी है। मेरे साथ आओ। उसका चेहरा गंभीर हो जाता है और वो मुझे एनालिसिस एरिया में ले जाकर एक मोटी रिपोर्ट थमाती है। मैंने पिछले 2 दिन लियो के छोड़े हुए उस गॉड मेकिंग प्रोजेक्ट के डेटा को ध्यान से एनालाइज करने में बिताए हैं। मुझे मानना पड़ेगा कि वॉर्टेक्स सिंडिकेट भले ही पूरी तरह से भ्रष्ट था, लेकिन इंसानी एक्सपेरिमेंट्स के जरिए उन्होंने जो डेटा जमा किया है वो वाकई एक खजाना है। सो कॉल्ड एनहांस सोल्जर्स बनाने के लिए उन्होंने हजारों सर्वाइवर्स को क्रिस्टल कोर एक्सट्रैक्ट के अलग अलग कंसंट्रेशन के इंजेक्शंस की वजह से तड़प तड़प कर मर गए। लेकिन उन डेथ रिकॉर्ड्स को एनालाइज करते वक्त मुझे एक अजीब फेनोमेनन घटना मिली। कैसी घटना? मैंने रिपोर्ट खोली। लाल घेरे में लिखे शब्द परसेप्शन फेलियर ने तुरंत मेरा ध्यान खींच लिया। इस टेस्ट सब्जेक्ट A302 को देखो। सर्विलांस फुटेज में घावों से भरा एक आदमी एक ज़ॉम्बी कंटेनमेंट केज के अंदर गिर जाता है। फिर भी उसके चारों तरफ मौजूद पागल ज़ॉम्बीज जैसे अंधे हो गए हों और उसे पूरी तरह इग्नोर कर रहे हों। ये देखकर मेरे दिल को एक जोर का झटका लगता है। मेरी आंखें फैल जाती है। इनविजिबिलिटी, विजुअल इनविजिबिलिटी नहीं, ये ऑल्फैक्टरी सूंघने वाली और सेंसरी ब्लैकआउट है। जॉम्बीज मुख्य रूप से सूंघकर शिकार करते हैं। वे जिंदा जीवों से निकलने वाले खास फेरोमोन्स को लॉक करते हैं और उसके बाद सुनने की बारी आती है उस सब्जेक्ट के मरने से ठीक 30 मिनट्स पहले। उसकी बॉडी में एक खास मेटाबॉलिक बाय प्रोडक्ट बना जिसने जिंदा इंसानों की खुशबू को पूरी तरह खत्म कर दिया। लियो और उसके बेवकूफ साथी सिर्फ ताकत बढ़ाने के पीछे पड़े थे, इसलिए उन्होंने इस सब्जेक्ट को एक फेलियर समझा और उसे फेंक दिया। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि उन्होंने एक असली चमत्कार को कचरे में डाल दिया है। सोफिया हल्के हरे रंग के लिक्विड से भरी एक स्प्रे बोतल हिलाती है। मैंने उस खास एंजाइम को निकाला और तुम्हारी दी हुई जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उन जहरीले टुकड़ों को हटा दिया जो सेल्स को खत्म कर रहे थे। फिर मैंने टीयर 1 क्रिस्टल कोर पाउडर को स्टेबलाइजर की तरह यूज करके इसे तैयार किया। मैं इसे मिस्ट 1 कहती हूँ, एक जॉम्बी फेरोमोन कैमोफ्लैग स्प्रे। बस इसे स्प्रे करो और 30 मिनट्स के लिए तुम आम जॉम्बीज की नजरों में पूरी तरह इनविजिबल हो जाओगे। मैं वो ठंडी स्प्रे बोतल अपने हाथ में लेता हूँ। इस एपोकैलिप्स में ऐसे फेरोमोन्स जो जॉम्बीज की भीड़ के बीच से रास्ता बना दे, वो किसी चीट कोड से कम नहीं है। और उससे भी जरूरी बात, ये अनगिनत जानों की कीमत पर बना एक अल्टीमेट लाइफ सेवर है। क्या इसके इफेक्ट्स टेस्ट किए गए हैं? मैं अपनी एक्साइटमेंट को दबाते हुए पूछता हूँ। सोफिया जवाब देती है, आइसोलेशन जोन में लाइव टेस्ट हो चुके हैं। वीडियो में एक स्पेशल फोर्स का सोल्जर उस एजेंट को स्प्रे करता है और जॉम्बीज के बीच आराम से टहलता है। वो खून के प्यासे जॉम्बीज कोई रिएक्शन तक नहीं देते। इसका इफेक्टिव रेडियस लगभग 3 मीटर्स है और ड्यूरेशन 30 मिनट्स। हालांकि इसकी कुछ लिमिटेशंस भी है। टीयर 2 और उससे ऊपर के म्यूटेंट्स के खिलाफ इसका असर काफी कम हो जाता है क्योंकि उनके देखने और सुनने की ताकत बच चुकी होती है। दूसरी बात, कोई एक्टिव अटैक नहीं करना है। जैसे ही तुम कोई हिंसक हरकत करोगे या हथियार चलाओगे, ये कैमोफ्लेक्स टूट जाएगा। इतना काफी है। मैं उस बोतल को कसकर पकड़ता हूँ। इतना काफी है कि हमारी सर्च टीम्स शहर के सेंटर तक पहुंच सके। इतना काफी है कि हम उन डेथ जोन्स में कदम रख सके जहां जाने का हमने पहले सपना भी नहीं देखा था। सोफिया, तुमने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है। मैं उसे गंभीरता से देखता हूँ
अगर इसका मास प्रोडक्शन हो सके तो इसकी कीमत एक पूरी आर्मर डिवीजन से कम नहीं होगी। मास प्रोडक्शन में अभी टाइम लगेगा। फिलहाल क्रिस्टल कोर का रिजर्व काफी नहीं है और हाई टीयर म्यूटेंट्स पर इसका असर सुधारने के लिए मुझे और डेटा चाहिए, खासकर टीयर 2 म्यूटेंट्स का लाइव डेटा। डेटा भी आएगा और क्रिस्टल कोर्स भी। तभी मेरा टैक्टिकल टर्मिनल अचानक बजने लगता है। उस पर आई इंफॉर्मेशन देखते ही मेरे चेहरे के एक्सप्रेशन ठंडे पड़ जाते हैं। क्या हुआ? सोफिया पूछती है। कम्युनिकेशन टीम ने अभी अभी वॉटेक्स सिंडिकेट के छोड़े हुए म्यूनिसिपल नेटवर्क प्रोटोकॉल्स का इस्तेमाल करके शहर के चारों ओर शॉर्टवेव कम्युनिकेशंस को फिर से चालू किया है। मैं दीवार पर लगे इलेक्ट्रॉनिक मैप की तरफ बढ़ता हूँ। 10 मिनट्स पहले हमें एक डिस्ट्रेस सिग्नल मिला। सिग्नल काफी कमजोर और रुक रुक कर आ रहा है। इसे ओपन फ्रीक्वेंसी पर ब्रॉडकास्ट किया गया है। कोड के मुताबिक ये लाइट हाउस कैंप से आया है। सोफिया मैप की तरफ भागती है। उसकी आंखें स्क्रीन पर जमी है और आवाज कांप रही है। लाइट हाउस, उन्हें क्या हुआ? डिस्ट्रेस सिग्नल में क्या लिखा है? सिर्फ 4 शब्द। बीस्ट डाइड, फ्ली नाउ, जानवरों का हमला, अभी भागो। रिकॉनेसेंस ड्रोन पहले ही वहां से उड़ चुका है। फुटेज में दिख रहा है कि म्यूटेंट बीस्ट्स का एक बहुत बड़ा झुंड लाइट हाउस कैंप की बाहरी दीवारों को घेरे हुए है। लाइट हाउस की डिफेंसिव पावर को देखते हुए वो आज की रात भी नहीं टिक पाएंगे। सोफिया लैब बेंच को कसकर पकड़ लेती है। लाइट हाउस में हर कोई अच्छा इंसान नहीं। उस वक्त जिन लीडर्स ने कम रिसोर्सेज की वजह से मुझे और मेरे पिता को बाहर निकाला था, वो मतलबी और पत्थर दिल थे। उन्होंने सिर्फ बिजली बचाने के लिए मेरे पिता के लाइफ सपोर्ट पॉट की पावर तक काट दी थी। मुझे पता है, मैं एपोकैलिप्स में इंसानी फितरत की क्रूरता को अच्छी तरह समझता हूँ, लेकिन मैं रिसोर्सेज हासिल करने का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने दूंगा। और मैं ये भी जानता हूँ कि वहाँ अभी भी तुम्हारे पिता जैसे सैकड़ों मासूम रिसर्चर्स मौजूद है, साथ ही ढेर सारा एक्सपेरिमेंटल डेटा और ब्लूप्रिंट्स भी। वो लीडर्स घटिया हो सकते हैं, लेकिन वो नॉलेज बेशकीमती है। डॉक्टर सोफिया, मैं वहां किसी की रखवाली करने या संत बनने नहीं जा रहा। इस वक्त फॉरवर्ड बेस 1 के पास गन, खाना और दवाइयां हैं। हमारे पास जिस चीज की कमी है वो है लोग, टेक्नोलॉजी और रिसर्च पावर। लाइट हाउस के पास वही है जो हमें चाहिए। और हमारे पास वो है। मैं सप्लाई क्रेट की तरफ इशारा करता हूँ, जो उनके सपनों से भी परे है। मैं वहां अक्वायर करने जा रहा हूँ। मैं लाइट हाउस कैंप के लोगों और इक्विपमेंट को पैक करके यहाँ ले आऊंगा। और रही बात उन लोगों की जिन्होंने तुम्हारे साथ बुरा किया, तो तुम अपनी आंखों से देखोगी कि असली ताकत के सामने उनके झूठे गर्व और पावर की क्या औकात है। तैयार हो जाओ डॉक्टर सोफिया। मैं मुड़कर दरवाजे की तरफ बढ़ता हूँ। मेरे होठों पर एक ठंडी मुस्कान है। अपना मिस्ट वन साथ ले लो। इस बार हम तुम्हारे पुराने साथियों को पूरे टशन के साथ घर वापस लाएंगे। हम सबको बता देंगे कि इस एपोकैलिप्स में असली लाइट हाउस कौन है। प्रोफेसर हैस, लेवल 2 बायोसेफ्टी आइसोलेशन जोन तैयार रखिए। हमें जल्द ही नए लाइव सैंपल्स और नए साथी मिलने वाले हैं। वेस्टर्न मेन गेट के कार्गो पैसेज के अंदर मेरी फोर्सेस ने पहले ही एक खतरनाक क्रॉसफायर पेरीमीटर बना लिया है। एक भारी गड़गिड़ाहट के साथ 3 मॉडिफाइड ऑफरोडर्स और एक भारी ट्रक पागलों की तरह बेस की तरफ बढ़ रहे हैं। रुको, आगे का एरिया मिलिट्री रिस्ट्रिक्टेड जोन है और करीब आए तो इसे हमला माना जाएगा। हम फायरिंग शुरू कर देंगे। काफिला धीमा नहीं होता। लीड व्हीकल से एक हट्टा कट्टा आदमी बाहर निकलता है और पागलों की तरह फ्लेयर गन लहराने लगता है। जवाब में हमारी स्नाइपर राइफल्स गरजती है। 12.7 mm की राउंड्स उनकी गाड़ियों के ठीक सामने बड़े गड्ढे कर देती है, जिससे पूरा काफिला झटके के साथ रुकने पर मजबूर हो जाता है। फायर मत करना, फायर मत करना, हम इंसान हैं। वो आदमी गाड़ी से बाहर गिरते हुए चिल्लाता है। हम वेस्ट में लाइट हाउस कैंप की एक स्काउट टीम है। हमारा इरादा बुरा नहीं है। कोई हमारा पीछा कर रहा है। उसकी नजरों का पीछा करते हुए दूर होराइजन पर धूल का गुबार उठता दिखता है। कई गहरे लाल रंग के म्यूटेंट हाउंड्स टेरिफाइंग स्पीड से करीब आ रहे हैं। स्टॉकर्स। उस आदमी का चेहरा पल भर में सफेद पड़ जाता है। एक टीयर 2 म्यूटेंट बीस्ट के हाथों मारे जाने में बस कुछ ही सेकंड लगते हैं। जैसे ही वो मौत के इंतजार में अपनी आंखें बंद करता है, डिफेंसिव लाइन के पीछे लगा पर्दा अचानक हट जाता है। टाइप 999 एक मेन बैटल टैंक की कैनन ठंडी और डरावनी आवाज के साथ नीचे झुकती है। दोनों तरफ से हैवी मशीन गन की फायरिंग शुरू होती है। गोलियों की उस घनी बारिश ने उन स्टॉकर्स को खून के गुबार में बदल दिया। उस जबरदस्त पावर ने काफिले के बचे हुए लोगों को सन्न कर दिया। ये तो एक रेगुलर मिलिट्री फोर्स है। एपोकैलिप्स से पहले वाली रेगुलर आर्मी। 10 मिनट्स बाद लाइट हाउस स्काउट टीम के हथियार ले लिए गए हैं। वे लालच भरी नजरों से मेरे बेस की बिजली और साफ पानी को देख रहे हैं। पी लो। रायन उनकी तरफ पानी की एक बोतल फेंकता है। वो आदमी उसे एक घूंट में गटक जाता है। रायन एक लोहे के दैत्य की तरह उसके सामने खदरा है। उसकी नजरों में भारी दबाव है। बोलो, तुम किस यूनिट से हो? यहाँ क्या कर रहे हो? और तुम्हारे पीछे ये मुसीबत क्यों पड़ी थी? मेरा नाम मैसन है।
लाइट हाउस कैंप सिक्योरिटी टीम का डिप्टी चीफ हमें रिकॉनेसेंस के लिए भेजा गया था। हमने सुना था कि वॉर्टेक्स सिंडिकेट खत्म हो गया है और हमारे चीफ ने हमें ये देखने भेजा था कि इस जगह पर किन बड़े लोगों ने कब्जा किया है। हमें उम्मीद नहीं थी कि यहाँ कोई सच में इतना बड़ा खिलाड़ी होगा। बकवास बंद करो, रायन झिड़कते हुए कहता है। मुद्दे पर आओ। उन स्टॉकर्स का क्या चक्कर था? मैसन के चेहरे पर फिर से डर छा जाता है। बीस्ट टाइड वेस्टर्न पहाड़ों में जैसे धमाका हुआ है। हमें नहीं पता क्यों, लेकिन म्यूटेंट बीस्ट जो अक्सर पहाड़ों की गहराई में छिपे रहते थे, वो अचानक बाहर निकल आए हैं। सिर्फ स्टॉकर्स ही नहीं, बल्कि ब्रूट्स भी। और किसी ने तो आसमान में एक ड्रैगन भी देखा है। ड्रैगन? मैं अचानक बीच में टोकते हुए आगे बढ़ता हूँ। रायन अनजाने में आधा कदम पीछे हट जाता है। ये फॉर्मेशन देखकर मैसन का दिल बैठ जाता है। एक रूटवर्म, सोफिया टेक्टिकल टैबलेट हाथ में लिए करीब आती है। ईथन ये सच कह रहा है। हमने अभी सिग्नल सोर्स को कंफर्म किया है। लाइट हाउस कैंप वाकई में घिर चुका है। उनका पीछा करने वाले स्टॉकर्स शायद सिर्फ बाहरी स्काउट्स थे। डॉक्टर सोफिया, आप जिंदा है। मैसन की सांसें अटक जाती है। क्या बहुत हैरानी हुई मैसन, जब तुमने मेरे पिता को लैब से बाहर निकालने में मदद की थी, तब दरवाजे पर तुम ही सबसे आगे थे। मैसन अपनी नजरें चुराता है। उसकी हिम्मत नहीं होती उस औरत की आंखों में देखने की जो अब पूरी सिचुएशन को कंट्रोल कर रही है। मैं उसे ठंडी नजरों से देखता हूँ, इस डील का अंदाजा लगाते हुए जो हमारी ताकत को दोगुना कर सकती है। मिलना जुलना बाद में करना। तो तुम वहां से भाग निकले, या यूं कहें कि बचकर निकल आए। कैंप के घिरने से पहले चीफ ने मदद मांगने के लिए अलग अलग दिशाओं में कई काफिले भेजे थे। हम किस्मत वाले थे कि बचकर निकल आए, लेकिन उन जानवरों ने हमें देख लिया और यहाँ तक पीछा किया। मैसन धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ता है और घुटनों के बल बैठ जाता है। कमांडर ईथन, प्लीज लाइट हाउस को बचा लीजिए। वहां अभी भी 3000 से ज्यादा लोग हैं। चीफ और उसके साथ ही भले ही कमीने हों, लेकिन वहां के सर्वाइवर्स बेगुनाह है। और कैंप में अभी भी ढेर सारा इक्विपमेंट और डेटा है। अगर बीस टाइड अंदर घुस गई तो सब खत्म हो जाएगा। 3000। मैं रायन और सोफिया की तरफ सर घुमाता हूँ। 3000 वर्कर्स, साथ में वो इक्विपमेंट और साथ ही जिनका डॉक्टर सोफिया जिक्र करती रहती है। ये डील की जा सकती है, मंजूर है। ये वाकई एक फायदे का सौदा है। जनरल मार्क्स अपने स्टाफ ऑफिसर्स के साथ वहां पहुंचते हैं। मैं हल्का सा सिर हिलाता हूँ। जनरल मार्क्स, रायन और बाकी सब सैल्यूट करते हैं। स्टाफ डिपार्टमेंट ने इसका जायजा लिया है। लाइट हाउस कैंप के लोग और इक्विपमेंट वही है जिनकी हमें सख्त जरूरत है। रायन, मैं तुम्हारी कॉम्बैट रिक्वेस्ट को अप्रूव करता हूँ। आर्मर्ड कंपनी और 2 मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री कंपनियां लेकर जाओ और उन लोगों को वापस लाओ। याद रखना, हमें लोग और इक्विपमेंट चाहिए, खंडहर नहीं। वहां कम से कम नुकसान होना चाहिए। यस सर, मिशन पूरा होगा। रायन की आंखों में जंग का जुनून है। वो कम्स में चिल्लाता है। सभी यूनिट्स लेवल 1 कॉम्बैट रेडीनेस। गैराज के दरवाजे गड़गड़ाहट के साथ खुलते हैं। 10 टाइप 999 मेन बैटल टैंक्स जमीन को रौंदते हुए बाहर निकलते हैं, जिससे धरती कांप उठती है। मैसन घुटनों के बल बैठा फूट फूट कर रो रहा है। वो इस एपोकैलिप्स के सबसे बेरहम टर्मिनेटर्स को उतरते हुए देख रहा है। फॉरवर्ड बेस 1 में मिलिट्री डीजल की तेजर महक हवा में घुली है। मैसन जैसे बंजर जमीन पर रहने वाले के लिए ये दुनिया की सबसे महंगी खुशबू है। मैं उसे किसी देहाती की तरह कोने में दुबकते हुए देखता हूँ। 1 दर्जन से ज्यादा फ्यूल टैंकर्स उन फौलादी मशीनों के टैंकों में सुनहरे पीले रंग का हाई ग्रेड फ्यूल भर रहे हैं। तेल की बूंदें नीचे गिरते देख उसका दिल बैठा जा रहा है। एक ऐसा एपोकैलिप्स जहां घटिया बायोडीजल भी बूंद बूंद करके गिना जाता है। वहां मेरे सोल्जर्स का आधा बैरल पेट्रोल यूं ही बहा देना उसकी दुनिया हिला देता है। कितनी बर्बादी, कितनी फिजूल खर्ची। वो जैसे सुध बुध खोकर बुदबुदाता है। क्या एक देश की ताकत ऐसी दिखती है? मैसन, खड़े मत रहो, अंदर बैठो। असॉल्ट व्हीकल की खिड़की नीचे होती है। रायन टेक्टिकल सनग्लासेस पहने उसे ठंडी नजरों से नीचे देख रहा है। तुम गाइड हो, लीड व्हीकल में बैठो। यस सर। मैसन तुरंत अटेंशन में आता है और आर्मर्ड व्हीकल में चढ़ जाता है। सभी यूनिट्स ध्यान दे। रायन की गहरी आवाज ऑल चैनल कम्स में गूंजती है। टारगेट ठीक वेस्ट में। लाइट हाउस कैंप 25 किलोमीटर्स। ऑपरेशन कोड नेम डे ब्रेक, सवेरा, मार्च आउट। धरती बुरी तरह थरथराने लगती है। 10 टाइप 999 टैंक्स सबसे आगे है और उनके दोनों तरफ 20 टाइप 04 इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स। मैं कमांड व्हीकल के अंदर बैठा हूँ और उस फौलादी ड्रैगन को काला धुआं छोड़ते हुए बेस के गेट से बाहर निकलते देख रहा हूँ। 12 ईयर्स पुराने एपोकैलिप्टिक खंडहरों ने सड़कों को जाम कर रखा है, लेकिन हमारे आर्मर टाइट को किसी मोड़ की जरूरत नहीं है। आगे रुकावट है। लगभग 50 लावारिस कारें चौराहे को ब्लॉक कर रही है। लीड व्हीकल का ऑब्जर्वर रिपोर्ट करता है। कुचलते हुए निकल जाओ, रायन ऑर्डर देता है। कॉपी दैट।
1500 हॉर्स पावर के इंजन दहाड़ते हैं। दर्जनों टन वजनी टैंक्स बुलडोजर की तरह आगे बढ़ते हैं। वो कारें उनके टायरों के नीचे कुचलकर कबादर बन जाती है और एक खूनी रास्ता साफ हो जाता है। उस शोर ने शहर की खामोशी को चीर दिया। हजारों zombies गलियों से किसी काली लहर की तरह बाहर निकलते हैं और सीधे काफिले पर हमला कर देते हैं। कमांडर, ज़ॉम्बी टाइड, ये zombies का सैलाब है। मैसन की चीख कम्स में गूंजती है। गाड़ियां, रोकिए, हमें बिल्डिंग्स में पोजीशन लेनी होगी। पैनिक होने की क्या जरूरत है। सोफिया उसी व्हीकल में अपने टेक्टिकल टैबलेट को देख रही है। उसकी आवाज बर्फ जैसी ठंडी है। ध्यान से देखो, मेन गन्स की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। IFV की 30 mm ऑटो कैनन्स और हैवी मशीन गन्स ने मौत का जाल बिछा दिया। बढ़ती हुई zombies की भीड़ ऐसे कट कर गिरने लगी जैसे फसल काटी जा रही हो। बड़े कैलिबर की गोलियों ने करीब आते zombies के परखचे उड़ा दिए। टैंक्स के टायर बेरहमी से उस खून से सनी जमीन को रौंदते हुए निकल गए। हड्डियों के टूटने की आवाज रोंगटे खर देने वाली थी। वो zombies का झुंड एक स्टीम रोलर के नीचे चींटियों से ज्यादा कुछ नहीं था। ये तो मैसन अपनी सीट पर ढह जाता है। 12 ईयर्स की उसकी बचकर रहने वाली फिलॉसफी पल भर में चकनाचूर हो गई। यही फर्क है मैसन। सोफिया उस खूनी रास्ते को बाहर देखते हुए कहती है, हम अब तक सिर्फ सरवाइव कर रहे थे, ये लोग कौन कर फतेह कर रहे हैं। 2 घंटे बाद काफिला तेज रफ्तार से वेस्ट की तरफ बढ़ रहा है। हवा में बारूद की महक तेज होती जा रही है। दूर होराइजन पर आसमान को चीरती हुई गोलियों की रोशनी अभी भी देखी जा सकती है। वहां मैसन सामने पहाड़ की ढलान पर बने एक किले जैसे खंडहर की तरफ इशारा करता है। उसकी आवाज डर से कांप रही है। वो लाइट हाउस है। सिचुएशन अंदाजे से कहीं ज्यादा भयानक है। हाई वोल्टेज वाली मजबूत बाहरी दीवारें टूट चुकी है। म्यूटेंट बीस्ट का झुंड केन के अंदर घुस रहा है। एक विशालकाय ब्रूट लगातार मेन गेट पर प्रहार कर रहा है। डिफेंस लाइन टूटने की कगार पर है। लगता है हम सही वक्त पर पहुंचे हैं। मैं ठंडी नजरों से दूरबीन नीचे करता हूँ और टैक्टिकल कम्स का बटन दबाता हूँ। सभी यूनिट्स ध्यान दे। मार्च मोड ऑफ कॉम्बैट फॉर्मेशन में स्विच करे। टारगेट सामने 20 टाइट। मिशन, एक को भी जिंदा मत छोड़ना। ओपन फायर। 10 टाइप 999 टैंक्स की 125 mm स्मूथ बोर कैनन्स एक साथ गरजती है। उनकी नली अंधेरे में उस 20 टाइट की तरफ तनी हुई है। ये इंसानियत की पीक इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन की तरफ से एक पैगाम है। बूम, लाइट हाउस कैंप के अंदर नर्क पहले ही शुरू हो चुका है। ड्रोन फुटेज और पकड़ी गई फ्रीक्वेंसी से हमें अंदर की चीखें साफ सुनाई दे रही है। हम नहीं टिक पाएंगे। ईस्ट की दीवार गिर गई है। स्टॉकर्स अंदर आ गए हैं। हैवी मशीन गन्स कहाँ है? वो चल क्यों नहीं रही? एमओ खत्म। गोलियों का आखिरी बॉक्स 5 मिनट्स पहले खत्म हो गया। कमांड पोस्ट की छत पर कैंप चीफ वार्डन अपनी खाली गन को कसकर पकड़े उन म्यूटेंट्स को देख रहा है जो सर्वाइवर्स को गाजर मूली की तरह काट रहे हैं। सब खत्म हो गया, वो बुदबुदाता है। हजारों म्यूटेंट्स डिफेंस लाइन को पार कर चुके हैं। एक जोरदार धमाके के साथ आखिरी स्टील गेट को भी एक ब्रूट ने तोड़ दिया। भागो, मॉन्स्टर्स अंदर आ गए हैं। हर तरफ से हताशा की चीखें गूंज रही है। स्टॉकर्स मजे से गार्ड्स के गले फादर रहे हैं। वार्डन एक कड़वी हंसी हंसता है। काश उस वक्त उसने इक्विपमेंट के लिए सोफिया को बाहर न निकाला होता। शायद तभी एक विशाल म्यूटेंट बीस्ट लाशों को रौंदता हुआ उसकी तरफ झपटता है। वार्डन अपनी आंखें मूंद लेता है, अपनी खाली पिस्तौल उठाता है और मौत का इंतजार करने लगता है। बूम, एक 125 mm हाई एक्सप्लोसिव शेल अचानक पहाड़ की तलहटी में फटता है। वो विशाल जानवर और वार्डन की हताशा दोनों एक जलते हुए मांस के लोथरे और खून के गुबार में गायब हो जाते हैं। धरती हिला देने वाले उस धमाके ने चीखने चिल्लाने की हर आवाज को दबा दिया। क्या है? वो सदमे में अपनी आंखें खोलता है। 10 डेजर्ट कैमो टाइप 999 बैटल टैंक्स और 20 IFV खंडहरों को चीरते हुए चलते फिरते फौलादी किलों की तरह जंग के मैदान में उतर रहे हैं। 30 mm ऑटो कैनन्स की गोलियां उस बीस्ट टाइट के बीच खून और मांस की नालियां बना रही है। काउंटर अटैक की कोशिश करने वाले स्टॉकर्स को मशीन गन की बौछारों ने हवा में ही उड़ा दिया। ये कोई टैक्टिक्स नहीं है, ये प्योर डायमेंशनल वॉरफेयर है। थर्मल लॉक, फायर कंट्रोल और रडार स्वीप। वो पागल बीस्ट टाइट जिसमें एक पूरे कैंप को तबाह करने की ताकत थी, मॉडर्न फायर पावर के सामने सिर्फ 10 मिनट में पूरी तरह मिटा दी गई। अब वहां अगर कुछ बचा है तो वो है जली हुई लाशों का ढेर और गन पाउडर का तीखा धुआं। वार्डन के पैर जवाब दे जाते हैं। उसकी गन हाथ से छूटकर जमीन पर गिर जाती है। वो टैंक के टरेट्स पर लहराते रेड फ्लैग्स को बस देखता रह जाता है और अचानक फूट फूट कर रोने लगता है। रेगुलर आर्मी, ये रेगुलर आर्मी है। देश हमें भूला नहीं है। देश हमें बचाने आया है। बंदूकों के कवर के बीच मैं एक ब्लैक लाइट प्रोटेक्टिव सूट पहने असॉल्ट व्हीकल से बाहर निकलता हूँ। जमीन पर खून से लथपथ मलबे के ऊपर से चलते हुए मेरे पीछे खड़ा लोहे का ये सैलाब उस घबराहट को दबा देता है
जो इस नर्क में कदम रखते ही महसूस होती है। मैं लाउडस्पीकर उठाता हूँ और मेरी ठंडी आवाज उस खामोश डेड जोन में गूंजने लगती है। ये प्रोजेक्ट स्टारफायर रेस्क्यू टीम है। मैं ईथन हूँ। प्रोजेक्ट स्टारफायर रेस्क्यू टीम की तरफ से हम अब इस जगह का कंट्रोल अपने हाथों में ले रहे हैं। मैं अपना सिर उठाता हूँ। मेरी नजर धुएं को चीरती हुई सीधे छत पर खड़े वार्डन पर जाकर टिकती है। चीफ वार्डन, क्या आप नीचे आकर अपने रक्षक का स्वागत नहीं करेंगे? स्पेशल फोर्सेस तेजी से हर एक्सेस पॉइंट्स को सील कर देती है। इस कयामत भरी दुनिया में जहां जान की कीमत कहाँ से भी कम है, इन सैनिकों के एडवांस हथियार और हैजमेट सूट्स उन रिफ्यूजियों की नजरों में किसी भगवान के वरदान जैसे लग रहे हैं। आर्म गार्ड से घिरा हुआ मैं कैंप की मेन बिल्डिंग के अंदर कदम रखता हूँ। ये कभी एक आलीशान विला हुआ करता था, लेकिन अब यहाँ पसीने और गंदगी की सेरन भरी बदबू है। फर्श पर घायल लोग पड़े हुए हैं और जैसे ही उनकी नज़र मेरे बगल में खड़ी सोफिया पर पड़ती है, जो अपनी साफ सफ़ेद रिसर्च यूनिफॉर्म में है, पूरे हॉल में सन्नाटा छा जाता है। इतना सन्नाटा कि एक सुई भी गिरे तो आवाज़ आ जाए। कोने में एक स्ट्रेचर पर पड़े डॉक्टर काइली, वो असिस्टेंट जिसने पावर के लालच में सोफिया को छोड़ दिया था, डर के मारे कांपने लगता है और शर्म से अपना चेहरा कंबल में छिपा लेता है। वार्डन, जिसका टूटा हुआ हाथ एक पट्टी में बंधा है, उसके चेहरे पर बेबसी और अजीब सी शर्मिंदगी साफ दिख रही है। 3 दिन पहले उसने सोफिया को एक आवारा कुत्ते की तरह बाहर निकाल दिया था। आज वो ऊपर से लौटी है, ऐसी फौज के साथ जो उसके पूरे कैंप को मिट्टी में मिला सकती है। सोफिया, वार्डन की आवाज सूखी और बेजान है। तुम वापस आ गई। सोफिया उसे एक नज़र देखना भी जरूरी नहीं समझती। ये नज़रअंदाज करना किसी भी ताने से ज्यादा गहरा जख्म देता है। यहाँ की एयर क्वालिटी बहुत खराब है। क्या वेंटिलेशन सिस्टम खराब हो चुका है? वो अपनी मेडिकल टीम को तुरंत ऑर्डर देती है। सबसे पहले आइसोलेशन जोन बनाओ जो गंभीर रूप से घायल है। वो पहली प्रायोरिटी है। और यहाँ गंदगी बहुत ज्यादा है। तुरंत डिकंटेमिनेशन शुरू करो। मुझे कोई क्रॉस इन्फेक्शन नहीं चाहिए। यस डॉक्टर सोफिया। सोफिया फिर उस रोते हुए असिस्टेंट की तरफ बढ़ती है। उसकी आवाज में सिर्फ एक ठंडी प्रोफेशनलिज्म है। काइल, अगर तुम्हारे पैर का इलाज अभी नहीं हुआ तो वो सड़ जाएगा। इसे मेडिकल एरिया में ले जाओ। सर्जरी की तैयारी करो। वार्डन अपनी जगह जम जाता है। इस औरत के लिए हमेशा सच और जिंदगी ही मायने रखती थी। वार्डन की ये सत्ता की भूख उसकी नज़र में कीचड़ के एक मामूली कीड़े से ज्यादा कुछ नहीं है। डॉक्टर सोफिया, वो अपनी बची कुची इज्जत बचाने की आखिरी कोशिश करता है। चीफ वार्डन, मैं बीच में टोकते हुए आगे बढ़ता हूँ। मेरी और उसकी हैसियत के बीच एक ऐसी खाई है जिसे भरा नहीं जा सकता। पुनर्मिलन की बातें बाद में करेंगे। मैं आसपास के उन भूखे प्यासे रिफ्यूजियों की तरफ इशारा करता हूँ। फिलहाल सबसे जरूरी चीज खाना है। मैं बस अपना हाथ हिलाता हूँ। कई हट्टे कट्टे सोल्जर्स भारी इंसुलेटेड कंटेनर्स जमीन पर रखते हैं। क्लैंग, उस एक आवाज के साथ ही ढक्कन खुल जाते हैं। गरम चावल के दलिए और मांस की खुशबू पूरे कमरे में फैल जाती है, जो वहां फैली खून की बदबू को पूरी तरह दबा देती है। पूरे हॉल में लोगों के थूक निगलने की आवाजें आने लगती है। सफेद दलिए और असली मीट के सामने कोई भी अपनी भूख नहीं रोक सकता। लाइट हाउस कैंप के बचने की खुशी में और डॉक्टर सोफिया की वापसी के जश्न में मैं आप सबको ये तोहफा देता हूँ। मेरी आवाज पूरे कैंप में गूंजती है। आज रात सबको भरपेट खाना मिलेगा। जितना चाहो उतना खाओ, कोई लिमिट नहीं है। पूरा कैंप पागल होकर चीखने चिल्लाने लगता है। थैंक यू कमांडर। थैंक यू डॉक्टर सोफिया। मैं शांति से वार्डन को देखता हूँ। उसकी खोखली पावर उस गरम दलिए के साथ ही पिघल कर बह गई है। चीफ वार्डन, इतना उदास होने की जरूरत नहीं है। मैं उसके पास जाकर एक प्रीमियम सिगरेट निकालता हूँ और उसके लिए उसे जलाता हूँ। हम डाकू नहीं हैं। हम यहाँ को ऑपरेट करने आए हैं। मेरे पास खाना है, तुम्हारे पास टेक्नोलॉजी। इस डील में तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा। वो सिगरेट का एक गहरा कश लेता है। निकोटीन के असर से उसका नर्वस सिस्टम जैसे ढीला पड़ जाता है। वो खाने के लिए टूटते हुए लोगों को देखता है और फिर सोफिया की साफ सुथरी यूनिफॉर्म को और आखिरकार हार मान लेता है। ठीक है, हम कोऑपरेट करेंगे। उसकी आवाज थकी हुई है। कमांडर ईथन, आपको जो भी पसंद आए ले जाइए, बस हमें जिंदा रहने दीजिए, इंसानों की तरह। मुझे सिर्फ सर्वाइवल नहीं चाहिए। मैं उसके पास झुककर धीरे से कहता हूँ, मुझे सिविलाइजेशन को फिर से खड़ा करना है और लाइट हाउस कैंप की टेक्नोलॉजी उसकी बुनियाद है। मेरा साथ दो और तुम अब बिलों में छिपने वाले चूहे नहीं रहोगे। तुम इस दुनिया को फिर से बनाने वाले हीरो बनोगे। इन शब्दों ने उसकी बुझ चुकी उम्मीदों में जैसे जान फूंक दी। वार्डन सीधा खड़ा हो जाता है। मुझे दिखाओ चीफ वार्डन। मैं अंडरग्राउंड लैब के रास्ते की तरफ इशारा करता हूँ। देखें तो सही, तुमने वहाँ क्या छिपा रखा है। वो चीज जिसे सोफिया नहीं भूल सकती और जिसके पीछे वॉटेक्स सिंडिकेट हाथ धोकर पड़ा था। वो अपने दांत भींचता है और सिगरेट के टुकड़े को पैर से कुचल देता है। इस तरफ आइए। वार्डन के अंदाज में अब थोड़ा आत्मविश्वास वापस आ गया है। भले ही हमारी लड़ने की ताकत कम हो, लेकिन जब बात रिसर्च की आती है तो लाइट हाउस कैंप के पास कुछ असली चीजें हैं
इनमें से कुछ तो कयामत से पहले भी टॉप सीक्रेट थी। 3 भारी ब्लास्ट डोर्स को पार करने के बाद बाहर की सरण गायब हो जाती है और उसकी जगह ओजोन की हल्की महक ले लेती है। ये रिजमोंड बायोटेक इंस्टीट्यूट की लैब है, लाइट हाउस कैंप का आखिरी किला। वार्डन बायोमेट्रिक कोड डालता है और अलॉय के दरवाजे सरक कर खुल जाते हैं। मध्यम रोशनी में मशीनों और टैंकों की कतारें दिखने लगती है। यह हमारा सबसे बड़ा एसेट है। वार्डन लैब के बीचों बीच रखे एक लोहे के दानव की तरफ इशारा करता है। ये टाइटन एक्सोस्केलेटन का प्रोटोटाइप है। मैं अपने मास्क के पीछे से उस स्टील के मॉन्स्टर को देखता हूँ। यह हाइड्रोलिक लाइन से ढका हुआ है, एक ठंडा और खौफनाक इंडस्ट्रियल ब्यूटी। यह 4th जनरेशन इंडिविजुअल कॉम्बैट सिस्टम है, वार्डन समझाता है। इसकी मदद से एक मामूली सैनिक भी अपने नंगे हाथों से एक कार उठा सकता है, 60 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ सकता है और मशीन गन की गोलियों को भी झेल सकता है। शानदार। मैं ईमानदारी से अपनी राय देता हूँ, लेकिन अफसोस, फिलहाल ये सिर्फ कबाड़ का एक ढेर है। सोफिया मॉनिटर पर डेटा चेक करते हुए उसकी बात काटती है, क्योंकि इसके लिए कोई हाई एनर्जी बैटरी नहीं है। अभी ये सिर्फ केबल से जुड़कर लैब में 2 कदम चल सकता है। जैसे ही प्लग निकाला, ये कई 100 किलो का लोहे का ताबूत बन जाएगा। वार्डन थोड़ा सक पकाता है, फिर एक सेफ की तरफ बढ़ता है। सही कहा, एनर्जी ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। वो एक ब्लैक क्यूब बाहर निकालता है, लेकिन असली खजाना ये है, हाई डेंसिटी सॉलिड स्टेट हाइड्रोजन बैटरी। वार्डन की आंखों में एक चमक है। ये रिजमोंट एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट का सबसे बड़ा सीक्रेट है। इसकी एनर्जी डेंसिटी आम लिथियम बैटरी से 50 गुना ज्यादा है। थ्योरी के हिसाब से सिर्फ यह एक बैटरी टाइटन को 6 घंटे तक फुल पावर में चला सकती है। 50 गुना। मेरा दिमाग चकरा जाता है। इसका मतलब है कि असली दुनिया की पूरी इंडस्ट्री ही बदल जाएगी। लेकिन सोफिया फिर से एक कड़वा सच बोलती है, तुम इसे बना नहीं सकते। हाँ, हम नहीं बना सकते। वार्डन मायूसी से मानता है। इसे बनाने के लिए डस्ट फ्री वैक्यूम प्रोडक्शन लाइन, बहुत ज्यादा स्टेबल पावर सप्लाई और एक पूरी रेयर मेटल रिफाइनिंग इंडस्ट्री चाहिए। आज की इस बर्बाद दुनिया में एक ढंग का पेंच नहीं मिलता। ये सब तो बहुत दूर की बात है। वार्डन मेरी तरफ देखता है जैसे कोई आखिरी दांव लगा रहा हो। मैं मुस्कुराता हूँ। जिन शर्तों को वो इस बर्बादी में पूरा नहीं कर सकता, मेरे पीछे खड़े देश के लिए वो बस मामूली बात है। मिस्टर ईथन, आपके पास वो सामान है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। आपने साफ तौर पर कुछ ढूंढ लिया है। उसने अंदाजा लगा लिया है। मैं यहाँ की हर चीज देने को तैयार हूँ, ब्लूप्रिंट्स, सैंपल्स, डेटा और मेरे सारे रिसर्चर्स भी। बदले में मैं बस लाइट हाउस कैंप के लोगों का मैनेजमेंट अपने पास रखना चाहता हूँ। जाहिर है, कागजों पर हम आपके नीचे ही काम करेंगे। तुम एक जागीरदार बनना चाहते हो। मैं एक फीकी मुस्कान के साथ उसकी बात काट देता हूँ। नहीं, मैं बस अपने भाइयों के लिए सर्वाइवल का एक रास्ता और अपने लिए थोड़ी इज्जत चाहता हूँ। आखिर यह टेक्नोलॉजी कयामत से पहले भी बेशकीमती थी। मैं उस टाइटन के चारों तरफ चक्कर लगाता हूँ। चीफ वार्डन, शायद आप कुछ गलत समझ रहे हैं। मैं उसकी आंखों में देखना बंद कर देता हूँ। बिजनेस में किसी चीज की वैल्यू सिर्फ उस चीज पर नहीं, बल्कि इस पर भी डिपेंड करती है कि खरीदार कौन है और क्या बेचने वाले के पास मना करने का हक है। मैं उस बैटरी की तरफ इशारा करता हूँ। तुम्हारे हाथ में ये चीज सिर्फ कुछ बल्ब जला सकती है या एक महंगी ईंट की तरह काम कर सकती है। ये तुम्हें 20 टाइट से नहीं बचाएगी, बल्कि वॉटेक्स सिंडिकेट जैसे दुश्मनों को न्योता देगी। लेकिन मेरे हाथों में मैं अपनी आवाज थोड़ी तेज करता हूँ। मेरे पास एक पूरा इंडस्ट्रियल सिस्टम है, हजारों इंजीनियर्स है, बेशुमार कच्चा माल है। जो रुकावटें तुम्हें परेशान कर रही है, वो मेरे लिए सिर्फ मशीनें चालू करने के बिजली बिल के बराबर है। मैं इसे मास प्रोड्यूस कर सकता हूँ, इसे इंसानों की ढाल बना सकता हूँ। तुम्हारे लिए ये खजाना है, लेकिन असल में ये तुम्हारे मौत का वारंट है। और जहां तक मैनेजमेंट की बात है, तुम्हें क्या लगता है, जिन्होंने अभी अभी भरपेट मीट खाया है वो तुम्हारे साथ भूखा रहना पसंद करेंगे या मेरे साथ हर रोज मीट खाना? वार्डन के चेहरे का रंग उड़ जाता है। लोगों के दिल तो दलिए की कुछ बाल्टियों ने ही खरीद लिए हैं, तो यह कोई नेगोशिएशन नहीं है। मैं उसके हाथ से वो बैटरी ले लेता हूँ। यह एक अधिग्रहण है, दिवालिया हो चुकी कंपनी को खरीदना। मैं तुम्हें 2 चॉइस देता हूँ। पहली, अपनी इज्जत उठाओ और यहाँ से चले जाओ, बाहर जाकर जॉम्बीज को अपनी दलीलें देना। दूसरी, बिना किसी शर्त के फॉरवर्ड बेस 1 में शामिल हो जाओ। तुम्हें लॉजिस्टिक्स या पर्सनल डिपार्टमेंट में जगह मिल जाएगी। चीफ का टाइटल खो दोगे, लेकिन साफ पानी, गर्म खाना और सुरक्षित बिस्तर मिलेगा। और अगर तुमने अच्छा परफॉर्म किया तो मैं तुम्हें अपनी एक छोटी टीम भी दे सकता हूँ। लैब में मशीनों की आवाज के अलावा सन्नाटा पसर जाता है। मैं दूसरी चॉइस चुनता हूँ। वो अपना सिर झुका लेता है, जैसे उसकी सारी ताकत खत्म हो गई हो। समझदारी भरा फैसला, मैं वो बैटरी सोफिया की तरफ उछाल देता हूँ। डॉक्टर सोफिया, अब ये सब आपका है। जल्दी से सारा डेटा तैयार कीजिए। हम ये सब घर ले जा रहे हैं, क्रॉस डायमेंशनल कम्युनिकेशन के जरिए। स्क्रीन के दूसरी तरफ रियल वर्ल्ड के प्रोफेसर हैस बेहद एक्साइटेड है। जीनियस, ये बिल्कुल जीनियस डिजाइन है। कैसे प्रोफेसर?
मैं सैंपल के साथ खेलते हुए पूछता हूँ, ईथन, क्या तुम्हें अंदाजा है इसका क्या मतलब है? प्रोफेसर हेस स्ट्रक्चर डायग्राम की तरफ इशारा करते हैं। उनकी आवाज़ कांप रही है। इस बैटरी से पहले हमारी एनर्जी स्टोरेज टेक्नोलॉजी पत्थर के ज़माने की थी, लेकिन ये बैटरी हाइड्रोजन एटम्स को मेटल की शक्ल में सॉलिड कर देती है। इसकी एनर्जी डेंसिटी 5000 वाट ओवर प्रति किलोग्राम है। इसका मतलब क्या हुआ? अभी की सबसे अच्छी मिलिट्री बैटरी सिर्फ 300 के आसपास है। यह उससे 10 गुना से भी ज्यादा ताकतवर है, लेकिन वार्डन ने तो 50 गुना कहा था। वो शायद थ्योरेटिकल लिमिट की बात कर रहा था। प्रोफेसर हेस हाथ हिलाते हुए कहते हैं, लेकिन 10 गुना भी दुनिया बदलने के लिए काफी है। सोचो, एक इलेक्ट्रिक कार जो 500 किलोमीटर चलती थी अब 8000 किलोमीटर चलेगी। और सबसे बड़ी बात, इससे हमारे हाई एनर्जी हथियार छोटे हो जाएंगे। आपका मतलब एक्सोस्केलेटन? सिर्फ वो नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन्स, लेजर वेपन्स, पहले इन्हें चलाने के लिए बड़े जनरेटर्स चाहिए थे, लेकिन अब एक ईंट के साइज की बैटरी ही काफी है। ईथन, तुम जो लाए हो वो सिर्फ एक बैटरी नहीं है, वो फ्यूचर वॉरफेयर की चाबी है। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगता है। यही तो डुअल वर्ल्ड गेट का असली मकसद है। मास प्रोडक्शन का क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रोफेसर हेस तुरंत जवाब देते हैं, वैक्यूम और डस्ट फ्री लैब हमारे पास है। स्टेबल पावर के लिए नेशनल ग्रिड है। कच्चा माल भी भरपूर है। बस मुझे 1 महीना दो और मैं पहली स्वदेशी खेप तैयार कर दूंगा। बेहतरीन। मैं सिर हिलाता हूँ। तो ये अब आप पर है। डिस्कनेक्ट करने के बाद सोफिया अभी भी काम में बिजी है। मैं उसे देखता हूँ। लगता है तुम्हारा दहेज काफी कीमती है। इतनी जल्दी खुश मत हो। वो टाइटन की तरफ इशारा करती है। बैटरी तो सिर्फ पावर सोर्स है, असली खजाना ये है। क्या तुम्हें लगता है ये सिर्फ स्टील की प्लेट्स और मोटर्स हैं? स्क्रीन पर कोड की लाइनें चलने लगती है। इसे चलाने के लिए रिजमोंट के साइंटिस्ट ने कार्बन बेस्ड चिप्स बनाए हैं, जिनकी पावर आज की चिप्स से 10 गुना ज्यादा है। इसमें एक न्यूरोमॉर्फिक एआई है जो इसे इंसान की तरह लचीला बनाता है। मुझे एहसास होता है कि मैं सिर्फ एक मशीन नहीं, बल्कि पूरी मिलिट्री इंडस्ट्री ही वापस ला रहा हूँ। तो सारा सामान और लोग शिफ्ट करो। मैं हाथ हिलाते हुए कहता हूँ, जो यहाँ नहीं बन सकता वो हम अपनी दुनिया में बनाएंगे, और जो वहाँ नहीं बन सकता वो यहाँ से निकाल कर वहाँ ले जाएंगे। तभी रायन लैब में दाखिल होता है। सर, रिलोकेशन का काम शुरू हो चुका है। रिपोर्ट देने के बाद उसके चेहरे के भाव अचानक सीरियस हो जाते हैं। लेकिन जब हम लाइट हाउस कैंप के वेयर हाउस की सफाई कर रहे थे तो हमें कुछ और भी मिला। वहाँ सील्ड सीरम का एक बहुत बड़ा स्टॉक था। रायन के माथे पर गहरी चिंता की लकीरें आ जाती है। ये वही एनहांसमेंट सीरम है जिसे वॉर्टेक्स सिंडिकेट इस्तेमाल करता है। हालांकि वार्डन ने इसे बड़े लेवल पर इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन लगता है कि वो चुपके से मॉडिफिकेशन एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था। मैं सोफिया की तरफ देखता हूँ। सोफिया, ये तुम्हारे लिए है। मुझे पता है। सोफिया सिर हिलाती है। मैं इसके कॉम्पोजिशन को एनालाइज करूंगी। अगर हम इसके साइड इफेक्ट्स खत्म कर पाए तो ये हाई टीयर म्यूटेंट्स के खिलाफ हमारा ट्रम्प कार्ड बन सकता है, और अगर नहीं कर पाए तो इसे डिस्ट्रॉय कर देना। मैंने कोल्ड टोन में जवाब दिया, हमें अपने घर को बचाने के लिए कम उम्र वाले मॉन्स्टर्स की फौज खड़ी करने की जरूरत नहीं है। समझ गई। मैं खड़ा होता हूँ और अपना कॉलर ठीक करता हूँ। बैटरी टेक्नोलॉजी हाथ लगने का मतलब है कि रियल वर्ल्ड में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेपन्स का काम भी एजेंडा पर आ सकता है। अब चलो हमारे नए गियर को देखते हैं, और इसी बहाने वॉर्टेक्स सिंडिकेट के लिए एक बड़ा गिफ्ट तैयार करने का वक्त आ गया है। लाइट हाउस कैंप के अंदर मेरी टीम और मैं एक बहुत ही शानदार मूविंग डे मना रहे हैं। उस माइक्रोस्कोप को ध्यान से पकड़ो, वो एक एंटीक है। वहां सर्वर रैक्स को देखो। पहले हार्ड ड्राइव्स निकालो। हाँ, स्टेटिक का ध्यान रखना। इन सभी पैट्री डिशेस को पैक करो। फर्क नहीं पड़ता कि वो अभी काम की है या नहीं, प्रोफेसर हाय ने कहा था। भले ही वो कचरा हो, उसे एनालिसिस के लिए वापस ले आओ। दर्जनों इंजीनियर्स और एक्सोस्केलेटन सोफिया की कमांड में इतनी बेरहमी से सफाई कर रहे थे कि उन्होंने दीवारों पर लगे व्हाइट बोर्ड्स तक को नहीं छोड़ा। कमांडर ईथन, वार्डन देख रहा है कि कैसे हॉलवे की इमरजेंसी लाइट्स तक निकाली जा रही है। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शिकन आती है। क्या आप ये लाइट्स भी ले जा रहे हैं? मैं पानी का एक घूंट लेता हूँ। मेरी टोन एकदम नॉर्मल थी। ये न्यूक्लियर बैटरी वाले लॉन्ग लाइफ लैंप्स हैं। टेक्नोलॉजी थोड़ी पुरानी है, लेकिन फील्ड में ये अभी भी बहुत काम आते हैं। चीफ वार्डन, चीजों को वेस्ट करना शर्मनाक है। वार्डन पूरी तरह से चुप हो जाता है। उसने आखिरकार हमारी जड़ों तक बसी हुई किफायत देख ली थी। 2 घंटे बाद भारी लोड वाला काफिला खंडहरों से निकलता है। सर्वाइवर्स मॉडिफाइड बसों की खिड़कियों से बाहर देख रहे हैं। उनकी आंखों में घबराहट है। हम कहाँ जा रहे हैं पता नहीं। सुना है कोई फॉरवर्ड बेस 1 है। उम्मीद है वहां गर्म खाना मिलेगा। जब फॉरवर्ड बेस 1 की ऊंची दीवारें और रोशनी से जगमगाता बेस नजर आता है तो बसों में बैठे लोग हैरान रह जाते हैं। ओ माय गॉड, उनके पास बिजली है। क्या वो सर्च लाइट्स हैं? क्या उन्हें जॉम्बीज के आने का डर नहीं है? देखो, वो वेजिटेबल ग्रीन हाउसेज हैं। वहां उनका स्वागत गन की बैरल से नहीं, बल्कि खाने के क्रेट से किया जाता है।
सब बस से नीचे उतरो और इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हुए पहले डिकॉन्टेमिनेशन के लिए जाओ। 12 साल की रेडिएशन वाली धूल धोने के बाद ट्रेनिंग यूनिफॉर्म पहनकर और हाथ में गर्मा गर्म स्टीम्ड बंस और आलू मीट का स्टू लेकर इन सर्वाइवर्स की हिम्मत जवाब दे जाती है। ये मीट है, असली मीट। मुझे लगा था मैं इस जिंदगी में दोबारा कभी गेहूं का आटा नहीं खा पाऊंगा। मम्मी, ये पानी मीठा है। वार्डन एक कोने में खाने की ट्रे लेकर बैठा है। वो अपने आदमियों को खाना खाते हुए और हमारे बेस के लोगों की साफ आंखों को देख रहा है। वो हार मान चुका था। उसने मीट का एक टुकड़ा उठाया और अपनी महत्वाकांक्षा को उसी मीट के साथ निगल गया। मैं पूरी तरह से और ईमानदारी से हार गया हूँ। बेस कमांड सेंटर के अंदर मैं मॉनिटर्स के सामने रिपोर्ट सुन रहा हूँ। जनरल मार्क्स कहते हैं, लोगों का दिल जीतने का काम स्मूथ चल रहा है। शुरुआती स्क्रीनिंग के बाद पता चला है कि इनमें से ज्यादातर लोग रिसर्चर्स हैं। इनमें से 35 के पास सीनियर एकेडमिक टाइटल्स हैं, 120 मिड लेवल इंजीनियर्स हैं और लगभग 200 स्किल्ड टेक्निकल वर्कर्स हैं। सबसे ज़रूरी बात, बायोलॉजी और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के वो एक्सपर्ट्स जिनकी हमें सख्त ज़रूरत थी, वो सब यहाँ है। ये सब बहुत कीमती है। बेहतरीन। जनरल मार्क्स सिर हिलाते हैं। डॉक्टर सोफिया को इन्फॉर्म करो कि उन्हें जल्द से जल्द काम पर लगाएं। खासकर उन इलेक्ट्रॉनिक स्पेशलिस्ट्स को। उन्हें प्रोफेसर हाय के साथ मिलकर उस सर्वर के डेटा को पूरी तरह समझने में लगा दो। यस सर, एक सिचुएशन है। कमांडर लेवी की आवाज कम्स में गूंजती है। उसका चेहरा सख्त हो जाता है। एक पैरामीटर सेंट्री ने अभी रिपोर्ट किया है, जब काफिला वापस आ रहा था तो उन्हें जमीन में कंपन महसूस हुआ। कंपन? क्या वो टैंक्स की वजह से था? ऐसा नहीं लगता। फ्रीक्वेंसी बहुत लो थी और ये जमीन के काफी नीचे से आई थी, जैसे कोई बहुत बड़ी चीज करवट ले रही हो। अचानक मेरे दिमाग में एक इलेक्ट्रॉनिक मैप चमकता है। सिटी सेंटर के ठीक नीचे वो मशहूर हाइव है। क्या इस रिलोकेशन ने उसे डिस्टर्ब कर दिया है? जनरल मार्क्स गंभीरता से ऑर्डर देते हैं, हाई अलर्ट पर रहो। रडार को फुल पावर पर करो। ड्रोन पेट्रोलिंग की रेंज डबल कर दो। जैसे ही कुछ भी अब नॉर्मल दिखे, तुरंत लेवल 1 कॉम्बैट अलार्म बजा दो। यस सर। इसी बीच रियल वर्ल्ड में राजधानी के एक क्लासिफाइड अंडरग्राउंड कमांड सेंटर में प्रोफेसर हाय अपनी लाल आंखों के साथ एक ब्लैक केस लेकर उन सीनियर लीडर्स के सामने खड़े हैं, जिनकी एक बात इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को हिला सकती है। सर, एकेडमी ऑफ साइंसेस की 3 टीमों द्वारा 48 आवर्स के क्रॉस वेरिफिकेशन के बाद अब मैं जिम्मेदारी के साथ रिपोर्ट कर सकता हूँ। हमारे हाथ भविष्य की चाबी लग गई है। सन्नाटे के बीच सबसे ऊपर वाली सीट पर बैठा सीनियर लीडर धीरे से बोलता है, प्रोफेसर हाय, आप देश के हीरो हैं और साइंटिफिक कम्युनिटी के दिग्गज हैं। हमें डेटा चाहिए, तारीफें नहीं। यस सर। प्रोफेसर हाय अपनी कमर सीधी करते हैं और बड़ी स्क्रीन जलाते हैं। यह सैंपल 01 है, सॉलिड स्टेट हाइड्रोजन बैटरी जो ईथन दूसरी दुनिया के लाइट हाउस कैंप से लाया है। इसकी एनर्जी डेंसिटी 5000 है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। इसका मतलब है कि अगर हम इसे अपनी सबमरीन्स पे लगा दे तो हमारी नॉर्मल सबमरीन्स भी न्यूक्लियर सबमरीन्स की तरह